हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन जनरल मीटिंग्स। बच्चा लोग, संजीवनी में जनरल मीटिंग्स को हम कवर करेंगे एज ऑलवेज फ्रॉम आईसीएसआई मॉड्यूल। जनरल मीटिंग फ्रेंड्स शुरू होता है फ्रॉम सेक्शन 96 एंड इट गोज ऑल द वे टू 118। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप सबको पता है जनरल मीटिंग्स मतलब किसका मीटिंग? मेंबर्स का मीटिंग है ना। जनरल मीटिंग का दूसरा नाम क्या है? मेंबर्स का मीटिंग है। अभी जनरल मीटिंग्स जो है फ्रेंड्स, वो कौन कौन से कैटेगरी का होता है, मतलब मेंबर्स का मीटिंग कौन कौन से कैटेगरी का होता है? तो एक तो होता है एनुअल जनरल मीटिंग, राइट। दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड तीसरा होता है क्लास मीटिंग। ठीक है, ऑल दीज आर द जनरल मीटिंग्स जिसको अपन कहते हैं मेंबर्स मीटिंग ऑल्सो। ना फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले क्या शुरू होता है? सबसे पहले शुरू होता है एजीएम, दैट इज सेक्शन नंबर 96। एजीएम के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज रूल्स क्या है एजीएम के? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रूल्स बोला गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग है, नाम में ही लिखा है कि ये एनुअल मीटिंग है, देयरफॉर इट शैल बी हेल्ड वंस इन अ ईयर एंड दैट ईयर शुड बी कैलेंडर ईयर। फिर कंपनी का पहला एजीएम कब होता है? तो कंपनी का फर्स्ट एजीएम कंडक्ट हो जाना चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको समझा गया? जैसे ही फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म, उसके 9 months के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ उस ईयर में एजीएम नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट एजीएम कब होता है? विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो था फर्स्ट एजीएम के बारे में बात। What about subsequent AGM, second AGM, third AGM, because ये तो हर साल होता है। So बच्चा लोग, subsequent AGM of the company should be held within 6 months from the end of every financial year। जैसे ही 31 मार्च आया 6 months में AGM, 31 मार्च आया 6 months में AGM, 31 मार्च आया 6 months में AGM। कुछ समझ में आया? हर साल 6 months के अंदर अंदर AGM हो जाना चाहिए, खाली फर्स्ट AGM जो है उसके लिए बोला है 9 months। ठीक है, वन मोर थिंग, सी आपको सिर्फ 6 months वाली कंडीशन को नहीं देखना है, आपको और एक कंडीशन चेक करनी है। दैट इज, दो एजीएम के बीच में गैप जो है दैट शुड नॉट एक्सीड 15 months। गैप बिटवीन 2 AGM शुड नॉट एक्सीड 15 months। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो बच्चा लोग, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझा? आपको ईयर खत्म होने के बाद 6 months भी, और गैप जो है दो एजीएम के बीच में वो 15 months से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपने जो एजीएम कंडक्ट किया है वो वैलिड है कि नहीं वो पता चलता है। ओके, अच्छा, अब फ्रेंड्स यहां पे देखो क्या बोला है। ये सब तो अपन सेटिस्फाई कर लेंगे। एडिशनल कंप्लायंस क्या बोला है लिस्टेड कंपनीज के लिए? यहां पे बोला है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 प्रोवाइड्स दैट टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, इनके लिए एक थोड़ा अलग से रूल है। इधर ऐसे बोला है दैट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद शाल होल्ड देयर एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अपन ने क्या बोला था? जनरली विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। लेकिन टॉप 100 कंपनीज जो है लिस्टेड वाली, उनको कंडक्ट करना होगा अपना एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और प्लस ऑल्सो ये जो टॉप लिस्टेड कंपनीज है, 100 लिस्टेड कंपनीज जो है टॉप वाली, दे ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड 1-way लाइव वेबकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ देयर एजीएम। दे हैव टू प्रोवाइड दिस ऑल्सो लाइव टेलीकास्ट ऑफ देयर एजीएम। टॉप कंपनीज अगेन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यस, आगे फ्रेंड्स, 1% कंपनी जो है आपको पता है उसमें एक ही मेंबर होता है, देयरफॉर एक ही मेंबर अकेला कैसे कंडक्ट करेगा मीटिंग? देयरफॉर इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, आगे फ्रेंड्स, अभी अपन ने बोला था कि आपको वो जो गैप है वो 15 months से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहां पे हमने अभी अभी देखा था, राइट। तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक तो 6 months वाली एंड दूसरा गैप शुड नॉट एक्सीड 15 months। करेक्ट फ्रेंड्स, गैप शुड नॉट एक्सीड 15 months तो ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन अगर हमारा गैप 15 महीने से ज्यादा हो गया तो क्या हमें इस गैप में एक्सटेंशन मिल सकता है?
तो आंसर इज आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, राइट, दैट इज बट मैक्सिमम 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन. सो हियर इट इज, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड. तो यू कैन गेट द एक्सटेंशन नॉट मोर देन 3 मंथ्स, लेकिन ये मिलता है ओनली विद द अप्रूवल ऑफ ROC. तो ROC may on a special reason may provide you the additional time, that is may extend the time. समझ में आ गया. लेकिन और एक बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, that is you don't get additional time for holding the first AGM. जैसे फर्स्ट AGM आपको कंडक्ट करनी होती है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें यू डोंट गेट एक्सटेंशन टाइम ऑफ 3 months मोर. ओके, तो इस बात का याद रखना. देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था, क्या लिखा था, गैप बिटवीन 2 AGM शैल नॉट एक्सीड 15 months कमेंट. गैप जो है वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं होता है कमेंट. तो आंसर तो ऑब्वियसली ट्रू है, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो कभी एक्सीड नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है. आप अगर अप्रूवल ले लेंगे ROC का तो आपको 3 months का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है. हाउएवर चलो आगे चलते हैं. अब आता है डे, टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग AGM. कौन से दिन पर, कौन से टाइम पर, कौन से प्लेस पर AGM कंडक्ट हो सकती है. तो बच्चा लोग, AGM कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली, याद रखना. एंड बिजनेस आवर्स का मतलब है बिटवीन 9 AM एंड 6 PM, इस ड्यूरेशन के बीच में हो सकता है. तो यहाँ पे टाइम की बात तो हो गई. अब आता है कौन सा डे. तो आंसर इज ऑन एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे. नेशनल हॉलीडे के अलावा आप कोई भी दिन पे AGM कंडक्ट कर सकते हैं. अब तीसरी बात, प्लेस, कहां पर रखना है आपको AGM. तो प्लेस इज ओनली एंड ओनली एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए, और एट सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड. आपको बात समझ में आया. या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर any place within the same city, town, village where the registered office of company is situated. I hope this is clear to everybody. आगे, ये national holiday का मतलब क्या होता है. तो it's very simple. National holiday means any day which is declared as national holiday by central government. So national holiday, it means a day declared as national holiday by central government. ठीक है. यस, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, यू कैन सी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, राइट, गांधी जयंती एंड सो ऑन. आगे बच्चा लोग, ये जो AGM की बात अपन ने अभी तक की वो इन जनरल प्रोविजंस थे, लेकिन AGM ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी की जो AGM है वो कहां पे हो सकती है. तो इट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ द कंसेंट इज टेकन इन राइटिंग बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ कंपनी इन एडवांस. आप सारे मेंबर्स का अगर कंसेंट ले लेंगे तो आप कहीं पे भी इंडिया में AGM कर सकते हैं इफ कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी. क्योंकि आपने देखा था ऊपर अपन ने जनरली क्या बोला था, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड, राइट. लेकिन यहाँ पे बोला है अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कहीं पे भी इंडिया में चलेगा. फिर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट कंपनी. बच्चा लोग, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी AGM कहाँ पे हो सकती है. तो यहाँ पे बोला है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और एनी प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड, सेम एज अबव. और ये नया चीज ये है, और एट एनी अदर प्लेस विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. कुछ समझा क्या. और एट एनी अदर प्लेस विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से कर सकते कहीं पे भी. ठीक है. सो दैट इज द पॉइंट. आफ्टर दैट बच्चा लोग, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी व्हाट इज द रूल. तो इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, टाइम ऑफ AGM, डेट ऑफ AGM, प्लेस ऑफ AGM shall be as decided by board, as decided by board. सिंपल है. यस. फिर आता है फ्रेंड्स, ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होती है. यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस नहीं होती. एज यू नो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस and another is special business. Ordinary business and special business. Okay. Ordinary business में क्या क्या चीज आती है. As you all know, सिर्फ 4 चीजें आती है ordinary business में. That is, first is consideration of financial statements, right? Reports of board. Then दूसरा आता है declaration of dividend. तीसरा आता है appointment of directors.
एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। सिर्फ ये चार चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। तो सिर्फ ये चार चीज डिस्कस हो सकता है कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में। इस चार के अलावा जो भी चीज आप डिस्कस करते हो उसे हम कहते हैं स्पेशल बिजनेस। यस, रेस्ट ऑल आर कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो एजीएम में खाली ये चार, ये सेम चीज को देखो यहाँ पे लिस्ट फिर से दिया हुआ है। एंड इनको छोड़ के बाकी ऑल अदर बिजनेसेस शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेसेस। आगे, अगर आपने एजीएम कंडक्ट करने में डिफॉल्ट कर दिया फ्रेंड्स, डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग एजीएम, तो सेक्शन 99 क्या कहता है? उसके पेनल्टी के बारे में बात करता है कि बच्चा लोग, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस फॉर होल्डिंग द मीटिंग ऑफ कंपनी, तो इन दैट केस कंपनी एज वेल एज ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर पनिशमेंट पड़ेगा, दैट इज फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। एंड उसके बाद भी नहीं सुधरे तो पड़ेगा फर्दर फाइन ऑफ 5,000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो आपके ऊपर फाइन कितना पड़ता है? 1 लाख रुपए तक का फाइन पड़ता है, और उसके बाद भी नहीं सुधरे तो पड़ेगा फर्दर फाइन, मतलब आगे और भी फाइन पड़ेगा, दैट इज 5,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। इजी है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे देखो क्या बोला है, इन एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 क्या कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द प्रोसीडिंग्स ऑफ AGM एंड EGM टू स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड विद इन 24 आवर्स ऑफ द इवेंट। मीटिंग हो गई, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है? स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि मीटिंग में क्या हुआ था। सो दैट इज द रूल फॉर लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहां पे क्या लिखा है? कन्वेइंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। अगर आपको एक वैलिड जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है तो आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वेन्ड, फिर मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जितने लोग चाहिए प्रॉपरली उतने लोग होने चाहिए, एंड तीसरा मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कंडक्टेड। सो प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। कुछ बात समझ में आया? यस। नाउ फ्रेंड्स यहां पे देखो क्या बोला है, कन्वेइंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग, प्रॉपरली कन्वेड, मतलब मीटिंग बुलाएगा कौन? मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, दिस इज वन थिंग। एंड मीटिंग बुलाने के लिए प्रॉपर नोटिस दी हुई होनी चाहिए, जिसकी बात हम करते हैं सेक्शन 101 एंड 102 में। फिर आता है मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब इसके अंदर प्रॉपर रिक्वायर्ड लोग होने चाहिए, दैट इज प्रॉपर कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, दैट इज अंडर सेक्शन 103, एंड चेयरमैन मस्ट बी प्रेजेंट, दैट इज 104। ठीक है, फिर बोला प्रॉपरली कंडक्टेड, जैसे आपको मैंने बोला एजीएम में क्या ट्रांजैक्ट हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकता है। फिर रेजोल्यूशंस जिस तरीके से पास होने चाहिए, जिस तरीके से वोटिंग अलाउड है, वो प्रॉपर सब चीजें होनी चाहिए। एंड लास्टली प्रॉपर मिनट्स बुक मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर 118। तो यू कैन से कि मीटिंग इज वैलिडली कंडक्टेड, राइट। सो फ्रेंड्स ये था आपका एनुअल जनरल मीटिंग के रूल्स। ठीक है, अभी अपन करेंगे सेक्शन नंबर 100, दैट इज EGM, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन नंबर 100, यू नो बच्चा लोग व्हाट इज EGM? सेक्शन 100 ये होता है बच्चा लोग एक ऐसा मीटिंग मेंबर्स का, कोई भी मीटिंग आप देखते हो AGM तो साल में एक ही बार होता है, तो कोई भी जनरल मीटिंग विच इज नॉट अ एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कोई भी जनरल मीटिंग जो क्या नहीं है? AGM नहीं है, तो उस मीटिंग को अपन क्या बोलेंगे? EGM बोलेंगे। कुछ बात समझ में आया? यस, ऑल द जनरल मीटिंग्स अदर देन AGM आर कॉल्ड एज EGM। इजी है। अच्छा, आपको पता है सारे जो बिजनेसेस है, सारे ट्रांजैक्शंस जो है ऑर्डिनरी वाले, वो कहां पे डिस्कस होते हैं? AGM में होते हैं, करेक्ट। एंड उसके अलावा जो सारे बिजनेसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल बिजनेस बोलते हैं ना। तो AGM में वो चार ही चीज डिस्कस होती है, लेकिन आपको पता है कंपनी सेट में कितने सारे जगह पे लिखा है? पास OR, पास SR, मेंबर्स अप्रूवल, तो कितने सारे जगह पे, तो वो सारे अप्रूवल्स मेंबर्स के कौन से मीटिंग में लिए जाते हैं? EGM में लिए जाते हैं। समझ में आया? तो EGM इज कंडक्टेड टू डील ऑन स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस से डील करने के लिए EGM इज कॉल्ड।
अच्छा, EGM कौन कौन बुला सकता है? हु कैन कॉल EGM? तो बच्चा लोग, EGM कैन बी कॉल्ड बाय 4 पार्टीज। सबसे पहले बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन है फर्स्ट? बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं EGM। कब बुला सकते हैं? तो आंसर इज एज दे डीम फिट। जब उनको ठीक लगे तब बोर्ड कैन कॉल EGM सुओ मोटो। व्हाट इज सुओ मोटो? ऑन इट्स ओन, खुद से ही वो EGM बुला सकते हैं। अच्छा, आपको पता है बच्चा लोग EGM जो है वो कहां पे कंडक्ट हो सकती है? तो EGM कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। समझ में आ गई बात? हाउएवर, लेकिन अगर हमारा कंपनी जो है, अगर वो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब किसी फॉरेन कंपनी ने हमारे कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिए हैं, तो हमारी कंपनी क्या बन गई? होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बन गई, है कि नहीं? ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो ऐसे हमारे कंपनी का इस केस में EGM हो सकता है आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, मे बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, राइट? तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड आता है फिर से बाय बोर्ड on requisition of shareholders, by board on requisition of shareholders, that is again कौन बुला रहा है EGM? बुला तो बोर्ड ही रहा है, लेकिन किसके रिक्वेस्ट पर? कंपनी के मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। सो बच्चा लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स। तो कितने शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करेंगे, कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे, तो बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सी कंपनी किस कैटेगरी का है, कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल या फिर कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल तो रिक्वेस्ट शैल बी मेड बाय मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स जिसका होल्डिंग इज नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सच पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड द मेंबर्स शुड कैरी वोटिंग राइट्स। आप समझ रहे हो कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे? तो मेंबर्स जिनका होल्डिंग इज नॉट लेस देन 1/10, समझ रहे हैं? मतलब मेंबर्स जिनका होल्डिंग इज नॉट लेस देन 1/10, मतलब कहना है एटलीस्ट 10% जो उनका होल्डिंग है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से होना चाहिए। मेंबर्स जिनका होल्डिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पे 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बोला है, होल्डिंग अपने को 1/10 देखनी है। कितने लोगों की होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, फिर चाहे वो 2 लोग हो, 3 लोग हो, कितने भी हो, दे कैन मेक द रिक्वेस्ट। बट अगर कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो वहां पे तो पेड अप शेयर कैपिटल होगा नहीं, तो वहां पे रिक्वेस्ट शैल बी मेड बाय द मेंबर्स हु हैव नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स हैविंग ऑन द सेड डेट राइट टू वोट। सो ये 2 चीजें हैं, ठीक है? यस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो ओवर। अब समझो इतने लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी, अब मीटिंग कितने टाइम में हो जानी चाहिए? रिक्वेस्ट तो कर दी जितने लोगों ने बोली थी। सो बच्चे लोग जैसे रिक्वेस्ट हो जाती है, अच्छा आप देख रहे हो रिक्वेस्ट जो की जाएगी बच्चे लोग, दैट शैल बी साइंड बाय ऑल द रिक्वेशनिस्ट एंड इट शैल बी सेंट टू द रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी। अब जैसे रिक्वेस्ट हो जाएगी तो बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। 21 days के अंदर बोर्ड शैल प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग एंड मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। 21 days के अंदर अंदर बोर्ड शैल प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग एंड मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। तो ये टाइम लिमिट है। अब बच्चा लोग हमने रिक्वेस्ट कर दी एंड अब अगर समझो मीटिंग कंडक्ट नहीं की बोर्ड ने विद इन 45 days तो क्या करेंगे? तो बच्चा लोग इन दैट केस अगर बोर्ड ने आफ्टर रिक्वेस्ट 45 days के अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं की तो नथिंग टू वरी। इन सच केस नाउ EGM शैल बी कॉल्ड बाय रिक्वेशनिस्ट देमसेल्व्स। तो इन दैट केस मेंबर्स खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। मीटिंग शैल बी कॉल्ड बाय रिक्वेशनिस्ट देमसेल्व्स। ये लोग खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। यस, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। लेकिन याद रखना रिक्वेशनिस्ट की बात आती कब है? कब आएगी रिक्वेशनिस्ट की बात? इफ बोर्ड डज नॉट प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग विद इन 21 days, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट मेड, या फिर बोर्ड फेल्स टू कंडक्ट द मीटिंग विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। तो बच्चा लोग इन दैट केस क्या होगा? यस, इन दैट केस मेंबर्स खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर मेंबर्स खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो सच मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months
फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। 3 months के अंदर अंदर, जब से रिक्वेस्ट किया ना उसके 3 months के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, रिक्वेस्ट जब किया था उसके 3 months के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो ये सब उसके रूल्स है। अच्छा, अगर ये लोग खुद से मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका भी खर्चा तो होगा ना, तो कौन खर्चा करेगा? तो ऑब्वियसली ऑल द एक्सपेंसेस शैल बी रीएम्बर्स्ड बाय द कंपनी टू द रिक्वेशनिस्ट। ठीक है, सारे रिजनेबल खर्चे क्या होना चाहिए, वो पे कर देने हैं किसको, मेंबर्स को जिन्होंने मीटिंग कंडक्ट की है। मतलब एक्सपेंस बेयर कौन कर रहा है, कंपनी बेयर कर रहा है। ठीक है, यस। एंड और एक बात याद रखना, जनरली आपको पता है अगर कोरम जो होता है वो प्रेजेंट होना जरूरी होता है, राइट? लेकिन अगर ये लोग खुद से मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं एंड इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द स्केड्यूल्ड मीटिंग टाइम, तो बच्चा लोग आपको पता है ना, अगर कोरम इज नॉट प्रेजेंट तो मीटिंग क्या होता है, मीटिंग एडजर्न हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है कि नहीं? लेकिन फ्रेंड्स, इफ द मीटिंग इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, तो यहां पे इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय देमसेल्व्स, तो इन दैट केस मीटिंग सीधा कैंसिल होएगा। तो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड, डायरेक्ट कैंसिल्ड, नो एडजर्न, डायरेक्टली कैंसिल्ड। सो इफ quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding a meeting called by requisitionist, तो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड। ठीक है, बाकी ये नोटिस है, उसका रूल है। नोटिस को साइन कौन करेगा, सारे रिक्वेशनिस्ट साइन करेंगे। इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती नोटिस के साथ में, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड चौथा, और कौन मीटिंग बुला सकता है, तो आंसर इज नेक्स्ट इज बाय ट्राइब्यूनल। आपको पता है ट्राइब्यूनल मतलब बात हो रही है एनसीएलटी की, तो एनसीएलटी भी एज इट डीम्स फिट मे कॉल द ईजीएम जनरल मीटिंग, राइट, टू डिस्कस एनी ट्रांजैक्शन विद द मेंबर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, सो ये भी हो गया आपका 4th पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट्स आपके इधर कवर हो गए। ठीक है, तो ये 4 लोग ईजीएम बुला सकते हैं। तो हमने एजीएम देखा, ईजीएम देखा, अभी तीसरा आता है क्लास मीटिंग। ठीक है, व्हाट इज दिस? आपको पता है फ्रेंड्स व्हाट इज क्लास मीटिंग? क्लास मीटिंग का मतलब होता है दिस इज अ मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। यस, दिस इज अ मीटिंग दैट इज class meeting are the meetings of a shareholder holding a particular class of shares which are held to pass a resolution which will bind only the members of that particular class concerned। जैसे समझो फॉर एग्जांपल मीटिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स की, मीटिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की, मीटिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो आप देख रहे हो सिर्फ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स जो है वो इसमें इन्वाइटेड है। और ये मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास होगा वो सिर्फ किनको बाइंड करेगा, उसी क्लास के लोगों को बाइंड करेगा। समझ में आ रही है बात? ओनली द मेंबर्स ऑफ द क्लास कंसर्न्ड मे अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग। ठीक है, बाकी जो भी रूल्स है बच्चा लोग वो सारे सेम अप्लाई होते हैं जैसे आप जनरल मीटिंग में फॉलो करते हैं। एंड ऐसी क्लास मीटिंग कब कब होती है, तो ये होती है व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन 48, व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन 232 दैट इज ऑन मर्जर एंड अमालगमेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट 92। तो ये सारे सिचुएशंस, ये सारे उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जब क्लास मीटिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड। बाकी जो भी रूल्स हैं वो सेम यहाँ पे जनरल मीटिंग वाले अप्लाई होते हैं, राइट? ये देखो यहाँ पे लिखा है मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स, राइट? सो ये सब बात है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आ रहा है यहाँ पे दैट इज एडजर्न मीटिंग। आपको पता है अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग क्या हो जाती है, एडजर्न हो जाती है कि नहीं? एडजर्न का मतलब क्या है, कैंसिल या पोस्टपोन? ऑब्वियसली पोस्टपोन। तो फ्रेंड्स इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, तो मीटिंग क्या हो जाएगा, मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक। मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। ठीक है, एंड बच्चा लोग और टू सच अदर डेट टाइम एंड प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। तो ये तो एडजर्नमेंट की बात हो गई। लेकिन मुझे बात बताओ, जनरली हम लोग जब मीटिंग कंडक्ट करते हैं जनरल मीटिंग तो अपन उसकी नोटिस देते हैं कि नहीं एडवांस में? यस। कितना दिन प्रायर नोटिस देते हैं हम लोग? 21 क्लियर डेज नोटिस दिया जाता है इन केस ऑफ जनरल मीटिंग, राइट? लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है जब मीटिंग एडजर्न होती है तो क्या एडजर्न मीटिंग के हम लोग फिर से नोटिस देते हैं? तो आंसर इज यस, एडजर्न मीटिंग की भी नोटिस दी जाती है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है फ्रेंड्स, जनरली यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, आपकी ये मीटिंग कितने टाइम के लिए एडजर्न हुई है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। यस, तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंपनी शैल गिव एटलीस्ट 3 days नोटिस टू द मेंबर्स आइदर इंडिविजुअली
or by publishing it in the two newspapers, one in English and vernacular language, right, where the registered office of company is situated. Yes, मतलब एटलीस्ट 3 days प्रायर नोटिस दी जाएगी. बट मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट नीचे वापस एक्सप्लेन किया गया है कि इफ द मीटिंग इज एडजर्न फॉर लेस देन 30 days, तो वी विल गिव नोटिस ऑफ एटलीस्ट 3 days. लेकिन अगर मीटिंग इज एडजर्न फॉर 30 और मोर डेज, तो पूरा 21 days का नोटिस देना पड़ता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट इज द पॉइंट. अच्छा, अगर समझो अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है और एडजर्न वाली मीटिंग में भी कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा? If quorum is not present in adjourn meeting also, तो बच्चा लोग, if at adjourn meeting quorum is not present within half an hour from the appointed time for holding the meeting, तो in that case जो भी members present होते हैं, members present not less than 2 shall form the quorum. Members present not less than 2 shall form the quorum. बात समझ में आया? तो adjourn meeting आप समझ रहे हो. बोर्ड मीटिंग में कैसा था? If quorum is not present in the adjourned meeting, तो meeting shall stand cancelled, right? लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? If quorum is not present within half an hour, तो फिर क्या करेंगे? तो बच्चा लोग, इन दैट केस जो लोग प्रेजेंट है उन्हीं को अपन quorum मान लेंगे, प्रोवाइडेड मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए. ठीक है. फिर यहाँ पे बच्चा लोग दिया है प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजर्न मीटिंग. तो प्रोसीजर आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. फिर जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं बच्चा लोग एडजर्न मीटिंग में, सेक्शन 116 इसके बारे में बात कर रहा है. जो भी आपको मैंने बोला, देखो एडजर्न मीटिंग जो होती है ना फ्रेंड्स, वो नई मीटिंग नहीं होती. एडजर्न मीटिंग इज नॉट अ न्यू मीटिंग. एडजर्न मीटिंग इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. एडजर्न मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ अनफिनिश्ड बिजनेस जो होता है ओरिजिनल मीटिंग का, वही ट्रांजैक्शन हो सकता है. बात समझ में आ गया? एंड कोई भी नया चीज डिस्कस नहीं हो सकता. Only unfinished business item can be transacted, new business cannot be transacted at the adjourn meeting. समझ में आया? लेकिन जो भी resolutions पास होते हैं adjourn meeting में, उस पे तारीख कौन सी आएगी? As I told you, adjourn meeting is not a new meeting. It is continuation of the original meeting. तो ये जो resolution पास होंगे adjourn meeting में, उस पे तारीख क्या आएगी? Original meeting की तारीख आएगी कि जिस दिन adjourn meeting हुई वो तारीख आएगी? क्या लगता है आपको? तो बच्चा लोग, आंसर is that would be deemed to have been passed on the date of adjourn meeting and not on the original meeting. मतलब इस पे तारीख आएगी, it shall be dated as if it was passed on the day of adjourn meeting only. समझ में आया? and not the original meeting. तो भले ही adjourn meeting जो है वो नया मीटिंग नहीं है, कंटिन्यू मीटिंग है, तो जिस दिन मीटिंग हुई वो तारीख आएगी and not the earlier date. So that is the point here. फिर आता है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन. आपको पता है OR, SR, राइट. एंड फिर आता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. आप सब लोगों ने बहुत बार ये सुना है OR, SR, राइट. देखो इसके बारे में यहाँ पे बोला है. आप सबको पता है व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. बच्चा लोग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूशन जो पास होता है, मेंबर्स का अप्रूवल माना जाता है इसको. जनरल मीटिंग बुला के मेंबर्स का वोटिंग करके ये रेजोल्यूशन पास होता है. एंड बच्चा लोग, इसमें अगर मेजॉरिटी वोट्स आ गए, that is votes in favor are more than votes against, so you can say ordinary resolution is passed. ठीक है, that is OR. What is SR? तो बच्चा लोग, स्पेशल रेजोल्यूशन हम उसको बोलेंगे जब वोट्स इन फेवर आर 3 times the votes against. Votes in favor are 3 times the votes against, तो you can say SR is passed. ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे OR and SR. हाँ बोलने वाले लोग 3 times होने चाहिए ना बोलने वालों से, तो यू कैन से SR इज पास्ड. ठीक है, तो ये OR एंड SR. फिर आता है रेजोल्यूशंस व्हिच रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस. बच्चा लोग, आपको पता है कंपनी जनरल मीटिंग कंडक्ट करने से पहले नोटिस तो देता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे कंपनी को देनी पड़ती है स्पेशल नोटिस. स्पेशल नोटिस देनी पड़ती है. जैसे आपको याद होगा, हम लोग जब बात करते हैं सेक्शन 169 की, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को रिमूवल के लिए जब अपन रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसकी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, उसकी नोटिस देते हैं, तो वहाँ पे क्या बोला है? नोटिस नहीं देना है. क्या देना है? स्पेशल नोटिस देना है. तो यहाँ पे देखो वही बोला है कौन कौन से केस में स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन. ठीक है, तो आप देख रहे हो, एक तो क्या रेजोल्यूशन जो पास करते हैं हम लोग किस चीज के लिए? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम. ठीक है, एंड ऑल्सो अपॉइंटिंग समवन एल्स इंस्टेड ऑफ द रिमूव्ड डायरेक्टर. Removal of director and appointing the new one.
ये मैटर के लिए जब आप जनरल मीटिंग कंडक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, पहले स्पेशल नोटिस दोगे। नोटिस नहीं देनी है, स्पेशल नोटिस देनी है, ताकि मेंबर्स को इंपॉर्टेंस समझ आए, एजेंडा समझ में आए कि भाई ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मिस नहीं करनी, चलो जल के वोट करते हैं ऐसा। एंड दूसरा, व्हेनेवर द रेजोल्यूशन इज पास्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट एजीएम, ठीक है, एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू अपॉइंट एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग वन, मतलब आप किसको अपॉइंट कर रहे हो, न्यू पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, रिटायरिंग वाले को नहीं, ठीक है। सो ये मैटर्स के लिए स्पेशल नोटिस देनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेशल नोटिस अपन ये सब में तो देंगे, ठीक है, लेकिन क्या हम किसी दूसरे मैटर के लिए भी स्पेशल नोटिस देने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, मेंबर्स कैन रिक्वेस्ट द कंपनी फॉर गिविंग स्पेशल नोटिस फॉर अदर देन दिस मैटर्स ऑल्सो। कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे तो काम हो जाएगा? तो आंसर इज, यहां पे बोला है इट शैल बी गिवन बाय द मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच such aggregate sum not exceeding 5 lakh rupees has been paid up, and the company shall give to its member notice of the resolution in the following manner as prescribed। तो इतने लोग आप देख रहे हो, कितने मेंबर्स जिनका मिलकर वोटिंग राइट्स कितना है, 1% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, या फिर वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं कितना, 5 लाख रुपए तक का शेयर्स अगर वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग मेंबर्स कैन रिक्वेस्ट द कंपनी। अच्छा, कैसे देना है नोटिस? तो उसका यहाँ पे ये प्रोसीजर इज गिवन, यू कैन रीड द प्रोसीजर एज यू आर वॉचिंग द रिविजन क्लास। तो ये सब बातें हम लोग ने पहले कर ली है। फिर बच्चा लोग यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे डिफरेंस बताया है मोशन और रेजोल्यूशन के बीच। आपको पता है जब भी मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो मीटिंग में हम लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करने के लिए, राइट। तो आपको पता है जैसे ही मीटिंग में लोग आ चुके हैं, हमने सबके सामने रख दिया पेपर, हमने सबके सामने क्या रख दिया, प्रपोजल रख दिया कि भाई हमको इस मैटर के लिए क्या करना है, रेजोल्यूशन पास करना है। अभी सब लोग क्या करेंगे, उस पर वोट डालेंगे, है कि नहीं? सब लोग अभी उस पर क्या डालेंगे, वोटिंग करेंगे। तो बच्चा लोग जैसे ही आपने स्टार्टिंग में वो प्रपोजल रखा है, ड्राफ्ट रखा है, दैट ड्राफ्ट इज नॉट कॉल्ड एज रेजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। यस, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोशन बोलते हैं। उसके बाद जब रिक्वायर्ड वोट्स मिल जाते हैं, यस, ओनली आफ्टर द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैव बीन अडॉप्टेड, जब रिक्वायर्ड वोट्स मिल जाते हैं तो अब उस मोशन को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। नाउ दैट मोशन इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इट्स जस्ट अ मोशन एंड बाद में मोशन क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे बताया है, ठीक है। यस, देन आता है सेक्शन 117 जिसमें बात कर रहे हैं हम लोग रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फिल्ड विद द आरओसी। आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं कंपनी में तो आपको बहुत सारे सिचुएशंस में यू नीड टू इन्फॉर्म आरओसी। यू नीड टू इन्फॉर्म आरओसी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर MGT14। तो यहाँ पे वही पूछा है भाई, कौन कौन से सिचुएशंस में यू नीड टू इन्फॉर्म आरओसी बाय फाइलिंग फॉर्म MGT14 within 30 days of its passing or making thereof, and रजिस्टर क्या करेगा, आरओसी उसको रजिस्टर कर देगा। तो कौन कौन से सिचुएशन में यू नीड टू फाइल फॉर्म MGT14? तो बच्चा लोग यहाँ पे आप उसका लिस्ट देख सकते हैं कि रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी आर एज अंडर। तो जब जब कंपनी में इसमें से कुछ भी हुआ तो कंपनी हैव टू कम्युनिकेट दिस टू आरओसी बाय फाइलिंग फॉर्म MGT14। आप देख रहे हो, जब भी कंपनी में SR पास हुआ है, जब भी कंपनी में रेजोल्यूशन पास हुआ है जहां पे अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द मेंबर्स, नॉट मेजॉरिटी बट ऑल द मेंबर्स, बहुत सारे प्रोविजंस में आप देखते हो कि हमें अप्रूवल सारे मेंबर्स का चाहिए। तो जब ऐसा वाला रेजोल्यूशन पास होगा, यू नीड टू इन्फॉर्म आरओसी बाय फाइलिंग फॉर्म MGT14। फिर कोई भी रेजोल्यूशन अगर आपको पास करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है, रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कुछ समझा? ये पर्पस के लिए आप देखो, ये जो भी इधर लिखा है ये सारे चीजों के लिए है, यू नीड टू फाइल फॉर्म MGT14, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लिस्ट अच्छे से गो थ्रू करना है। एंड अगर कंपनी fails to file the resolutions before the expiry of the said period, that is within 30 days, तो कंपनी के ऊपर liability आ जाएगी penalty of 10,000 rupees, एंड उसके बाद भी नहीं सुधरे तो further penalty of 100 rupees per day till the default continues subject to maximum 2 lakh rupees,
ठीक है, ये कंपनी के ऊपर पेनल्टी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, ये कंपनी की पेनल्टी है। ठीक है, 10,000 रुपीज, उसके बाद भी नहीं सुधरे तो 100 रुपीज पर डे, ये कंपनी की पेनल्टी। एंड जो ऑफिसर ऑफ कंपनी है हु इज इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर ऑफ कंपनी इफ एनी शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी। आप देख रहे हो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितना पेनल्टी है, 10,000 रुपीज, एंड उसके बाद भी नहीं सुधरे तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू 50,000 रुपीज। तो दिस इज द पेनल्टी अमाउंट, राइट। तो ये सब फॉलो होना चाहिए। फिर आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज नोटिस ऑफ मीटिंग, सेक्शन 101। आप सबको पता है भाई, नोटिस तो देनी पड़ती है, मीटिंग कंडक्ट करने से पहले नोटिस तो देनी पड़ती है, राइट। एंड नोटिस आप कैसे दोगे, नोटिस शुड बी इन राइटिंग बिकॉज ओरल इंटीमेशन दैट इज प्रपोज टू हैव जनरल मीटिंग इज नॉट अ नोटिस एट ऑल। समझ में आया, ये नोटिस ही नहीं है, इट विल बी इनवैलिड, ये नोटिस ही नहीं मानी जाएगी अगर आप ओरली इन्फॉर्म करोगे तो। कितना दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी इफ यू वांट टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग। नाउ व्हेन आई से जनरल मीटिंग मींस आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ एजीएम आल्सो ईजीएम आल्सो। ठीक है, सो बच्चा लोग, जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस इन राइटिंग और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपको समझा क्या करना है बच्चा लोग, आपको 21 क्लियर डेज बोला है। When we say clear days, मतलब the date when you dispatch the notice and the date of meeting, ये दोनों exclude हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, 21 days का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया है, the expression 21 days means the date of service of notice and the date of meeting are to be excluded while calculating the 21 days। ठीक है, so I hope this is clear to everybody। so 21 clear days का नोटिस अपने को देना होता है। ठीक है, एंड अगर आप इस नोटिस को भेज रहे हो बाय पोस्ट तो बच्चा लोग आपको एडिशनल 48 आवर्स आपको गिनने होते हैं फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। एडिशनल 48 आवर्स आप गिनोगे, इजी है। यस, एंड जो अपन ने 21 डेज बोला है वो डेज कैसे होने चाहिए, इट शुड बी 21 फुल एंड कंप्लीट डेज। इजी है। एंड ये 48 आवर्स जो अपन ने बोले ऑब्वियसली दैट इज इन एडिशन टू 21 डेज। इजी, यस। फिर बच्चा लोग, हमने बोला है ऑब्वियसली 7 डेज नोटिस न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, ये सब कॉमन चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। फिर आता है शॉर्ट नोटिस। यस, तो अपन ने क्या बोला, 21 डेज प्रायर नोटिस देनी है, राइट। बट नाउ कैन कंपनी कॉल जनरल मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस ऑल्सो, जैसे अपन ने बोर्ड मीटिंग में बात किया था, कैन वी कॉल बोर्ड मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस, तो यहाँ पे भी आंसर इज यस, जनरल मीटिंग में भी पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है बोर्ड मीटिंग में देयर वाज अ कंडीशन कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट विटनेस मस्ट बी प्रेजेंट। तो जनरल मीटिंग में क्या रूल है, जनरल मीटिंग में भी बोला है भाई, जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस, लेकिन कंडीशन यह है कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा राइटिंग में, कंसेंट मस्ट बी टेकन इन राइटिंग, समझ आ रहा है, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। आपको कंसेंट लेना पड़ेगा बच्चा लोग। अच्छा, पहले आप ये बताओ आप कौन से वाले मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे करना चाहते हो। अगर आप एजीएम की बात कर रहे हो तो यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट का कंसेंट आपको लेना पड़ेगा राइटिंग में। एंटाइटल्ड टू वोट, इतने लोग का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, एंड अगर आप बात कर रहे हो एनी अदर जनरल मीटिंग के बारे में, मतलब ईजीएम के बारे में, तो पहले यू नीड टू चेक वेदर द कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल तो बच्चा लोग, इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स जिनका होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी है। If company is having share capital, तो यहाँ पे you need to take the written consent of the members जिनका होल्डिंग कितना है 95% of total paid up share capital of company who are entitled to vote. And if company is not having share capital, तो फिर you need to take the consent of the members not less than 95% of total voting power exercisable at that meeting. क्योंकि आप देख रहे हो अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो you will see voting rights. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, सो यही रूल्स है। यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ है एज पर SS2। यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल मीटिंग वी से SS2, तो दोनों इधर ही सेम चीज़ बोला है, 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड नीचे यू नीड टू सी कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट।
नोटिस में आप क्या क्या चीजें लिखते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लियरली बोला है नोटिस ऑफ मीटिंग शैल स्पेसिफाई प्लेस ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ मीटिंग, डे ऑफ मीटिंग, आवर ऑफ मीटिंग एंड शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट सच मीटिंग, मतलब एजेंडा। करेक्ट। तो वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। चलो सबसे पहले प्लेस ऑफ मीटिंग, कहां पर हो सकती है मीटिंग, तो ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस की है एज गिवन, देखो यहाँ पे 96 में डिस्कस की है अपन ने। तो मीटिंग कहां पे हो सकती है, तो AGM हो सकती है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और some other place within the same city, town, village where the registered office of company is situated. Easy है. However, requisitionist should convey the meeting at registered office or within the same city, town, village where the registered office of company is situated and should be convey on any day except national holiday. तो ये सेम चीजें जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी। फिर और एक बात जो अपन ऊपर पढ़ी थी, that is AGM of unlisted company, याद है आपको? AGM ऑफ अनलिस्टेड कंपनी कहां पे हो सकती है, एट एनी प्लेस इन इंडिया, लेकिन आपको कंसेंट लेना पड़ेगा सारे मेंबर्स का इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर गवर्नमेंट कंपनी रहेगा तो ये भी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। इस केस में सेम एज अबव, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और एनी प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड और सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स in this behalf। तो ये सारी बातें अपनी हो चुकी है। करेक्ट, इजी है। SS2 भी सेम चीज बोल रहा है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नई ऐसी है SS2 में, दैट इज कि जो आप नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग की, उसमें ठीक है shall contain the complete details of the venue of meeting including the route map and prominent landmark for easy location। समझा आपको? नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, रूट मैप होना चाहिए भाई, इधर से लेफ्ट मारो, इधर से राइट मारो, रूट मैप होना चाहिए एंड प्रोमिनेंट लैंडमार्क भी होना चाहिए ताकि इजीली लोग पहुंच जाए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डैश। मतलब ये दो सिचुएशंस में आपको रूट मैप नहीं बताना है, प्रोमिनेंट लैंडमार्क नहीं बताना है तो चलेगा। कौन से केस में? इन केस ऑफ कंपनी इन विच ओनली इट्स डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स आर मेंबर्स। कंपनी जिसमें सिर्फ डायरेक्टर्स और उसके रिलेटिव्स मेंबर्स है। एंड दूसरा, तो अरे सोचो ना, डायरेक्टर्स और उसके रिलेटिव्स सिर्फ मेंबर्स है कंपनी में और तो कोई मेंबर है नहीं, तो साथ में घर से निकलेंगे यार, देख लेंगे रास्ते में, ढूंढ लेंगे और क्या। एंड दूसरा है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी की अगर जनरल मीटिंग हो रही है तो वो हमारी कंपनी हुई ना, होली ओन्ड, 100% ओनरशिप हमारे पास है, तो मेंबर कौन होंगे? सिर्फ हम, तो हम पहुंच जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए ये दो केस में नॉट रिक्वायर्ड, बाकी केसेस में रिक्वायर्ड। आगे, आफ्टर प्लेस ऑफ मीटिंग नाउ वी हैव डे ऑफ मीटिंग। तो ये भी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था 96 में कि भाई क्या डे होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग का, तो अपन ने बोला था इट शैल बी एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, दैट्स इट, एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। एंड अपन ने ये मीनिंग भी किया था क्या होता है नेशनल हॉलीडे, उसके एग्जांपल्स भी, रिपब्लिक डे एंड ऑल, 2 अक्टूबर एंड ऑल, राइट। फिर टाइम ऑफ मीटिंग, तो टाइम भी हमने पहले डिस्कस किया है ऊपर 96 में, दैट इज AGM की अगर आप बात कर रहे हो तो इट शैल बी हेल्ड ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 AM to 6 PM ओनली। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो EGM के बारे में तो इसमें देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइमिंग्स, मतलब इस केस में आप कभी भी कौन से भी टाइम पे मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इजी? यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे हो तो डे, टाइम, प्लेस सब कुछ विल बी एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। ठीक है, फिर आता है एजेंडा, दैट इज सेक्शन 102। यू ऑल नो व्हाट इज एजेंडा, इट इज टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, राइट। तो इट शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग एंड यस इट शैल बी गिवन इन द नोटिस। ये भी नोटिस का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर मीटिंग में आप डिस्कस करने वाले हो स्पेशल बिजनेस तो उसके साथ में आप क्या अटैच करोगे? इसके साथ में आप अटैच करोगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलॉन्ग विद इट। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, इसको 102 में आगे डिटेल में डिस्कस किया है। बेसिकली इट मींस डिटेल्स ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। जैसे आपको पता है बोर्ड मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा। नोट्स ऑन एजेंडा क्या था? डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, राइट। सिमिलरली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो भी यही है, डिटेल्स ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है,
फिर प्रॉक्सी रिलेटेड रूल्स जो है वो दिए हैं 105 में, तो वो नीचे आएगा, अपन वापस करेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। फिर आप नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। फिर आता है अगेन 101 को कंटिन्यू करेंगे, भाई किस किस को नोटिस रिसीव करने का राइट है, जनरल मीटिंग की नोटिस किस किस को मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है हर एक मेंबर को मिलनी चाहिए। अगर मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलनी चाहिए, है कि नहीं। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसके असाइनी को मिलनी चाहिए, राइट। बेसिकली मेंबर और एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर। तो मेंबर को तो नोटिस जाती ही है, राइट। ऑडिटर्स को भी जाती है एंड हर एक डायरेक्टर को भी जाती है। इजी है, यस। आई होप दिस इज क्लियर। फिर बच्चा लोग यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ प्राइवेट कंपनी which is not a subsidiary company of a public company may prescribe by its articles person to whom notice shall be given। तो प्राइवेट कंपनी के केस में जिसका कनेक्शन पब्लिक कंपनी के साथ नहीं है, which is not a subsidiary of public company, वो अपने AOA में लिखेगा भाई नोटिस किसको देनी है, तो जो लिखा है वो फॉलो करो, सिंपल, राइट, यस। तो इधर भी आप देख रहे हो सेम चीज। बेसिकली आप याद रखना ये बहुत सिंपल चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, नॉन रिसीट ऑफ नोटिस और एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिवन नोटिस टू एनी मेंबर, क्या लगता है चलेगा कि नहीं चलेगा। एनी मेंबर, हमने ये सेम बात की थी बोर्ड मीटिंग में भी कि अगर गलती से हमने किसी एक डायरेक्टर को नोटिस नहीं दी और मीटिंग कंडक्ट कर ली, रेजोल्यूशन पास कर लिया, तो क्या होगा। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि सच मीटिंग शैल बी इनवैलिड एंड ऑल द रेजोल्यूशंस व्हिच आर पास्ड आर इनऑपरेटिव। ऐसा अपन ने बात वहां पे किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरल मीटिंग में अगर रिसीट नहीं होती है, किसी को नोटिस रिसीव नहीं होती है, नॉन रिसीट ऑफ नोटिस या एक्सीडेंटल ओमिशन रह गया, गलती से ओमिशन हो गया, भूल गए नोटिस भेजना, तो जनरल मीटिंग के केस में इट शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। ये इनवैलिडेट नहीं करेगा, मतलब वो वैलिडेट करेगा, मतलब यहां पे मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, यस। तो ये पॉइंट एकदम काम का था। फिर नोटिस किस किस को जाएगा, ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को जाएगा, ऑडिटर्स को जाएगा एंड अदर पर्संस स्पेसिफाइड इन SS2। देखो इसका लिस्ट इधर दिया हुआ है। बच्चा लोग, अगर कोई शेयर होल्डर है जो अकेला शेयर्स होल्ड कर रहा है तो नोटिस आप किसको भेजोगे, मेंबर को भेजोगे, करेक्ट। लेकिन अगर वो मर गया है तो कम ऑन, अगर वो मर गया है एंड मरने का इंटीमेशन कंपनी के पास है, मतलब कंपनी को पता है कि वो मेंबर मर चुका है, तो अगर मेंबर डाइड तो आप नोटिस किसे दोगे। तो बच्चा लोग, इफ मेंबर डाइड तो नोटिस शैल बी गिवन टू द नॉमिनी ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर मरा है, अगर वो जॉइंट होल्डर था तो सिक्योरिटीज वर हेल्ड बाय मोर देन वन पर्सन जॉइंटली, तो आप किसको दोगे, तो नॉमिनी को दोगे, नहीं। तो इट शैल बी गिवन टू द एंड एनी वन जॉइंट होल्डर डाइज, तो सर्वाइविंग फर्स्ट जॉइंट होल्डर को नोटिस दी जाएगी। अगर मोर देन वन पर्सन ने जॉइंटली होल्ड किया है शेयर्स एंड सारे जॉइंट होल्डर्स इफ डाइज, तो नॉमिनी को दिया जाएगा नोटिस। अगर नॉमिनी भी नहीं अपॉइंट किया था तो किसको दोगे आप, तो नोटिस शैल बी सेंड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर और जॉइंट मेंबर्स, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम देंगे। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो किसे देंगे, तो इट शैल बी गिवन टू द असाइनी, राइट। अगर मेंबर ऑफ कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, हमारे कंपनी का मेंबर कौन है, कोई दूसरा कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसे आप नोटिस दोगे, इनवाइट करोगे, उसको मीटिंग में आने बोलोगे, है कि नहीं, तो वो आएगा चल के आर्टिफिशियल पर्सन, नहीं ना। तो इफ द मेंबर ऑफ आवर कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एंड विच इज बीइंग वाउंड अप, तो इन दैट केस नोटिस शैल बी सेंड टू द लिक्विडेटर। अगर वो कंपनी जो हमारे कंपनी का मेंबर था वो वाउंड अप हो चुका है, बंद हो चुका है, तो किसको दोगे आप नोटिस, लिक्विडेटर को दोगे, ठीक है। देखो ये लिस्ट फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है, किस किस को नोटिस विल बी गिवन, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखो एक्सप्लेन किया जा रहा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, यस, दैट इज सेक्शन 102। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट डिटेलिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड एज अ स्पेशल बिजनेस टू बी अटैच विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब ये क्या है, ये मीटिंग के नोटिस में लिखा होता है डिटेल्स ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, क्योंकि आपने एजेंडा भेज तो दिया 4 लाइन,
कंपनी लोन देना चाहता है, और लेकिन किसको लोन देना चाहता है, कितने अमाउंट का देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, कंपनी को रिटर्न में क्या मिलेगा, ये सब डिटेल्स जो है वो कहाँ लिखा रहता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा रहता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में वो सारी चीजें होनी चाहिए, यस, जो इन्वेस्टर को हेल्प करे, शेयर होल्डर को हेल्प करे, मेंबर को हेल्प करे टू टेक द डिसीजन of his votes. उसके अंदर सब लिखा होना चाहिए, सारे facts, set out all such facts. It should enable the member to understand the meaning, scope, implication of the items of business and to take the decision. ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। समझ में आया? Yes, all these things. फिर जो टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं उसमें उसमें हमारे कंपनी का कौन सा डायरेक्टर या मैनेजर इंटरेस्टेड पार्टी है, हमारे कंपनी का कौन सा डायरेक्टर, मैनेजर, KMP इज हैविंग इंटरेस्ट, या उनके रिलेटिव का यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है, कनेक्शन है उस ट्रांजैक्शन के साथ, ये सारी चीज़ें आपको इधर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है? यस, क्योंकि आपको पता है ना, अपन ने पढ़ा था सेक्शन 184 में क्या, इफ डायरेक्टर इज हैविंग इंटरेस्ट in the topics to be discussed in the meeting, तो सेक्शन 184 क्या कहता था, it is the duty of director to disclose his interest and not to participate, to disclose his interest and not to participate in such meeting because he is an interested party, क्योंकि वो तो हाँ ही बोलेगा, वो इधर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इजी है। एंड अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो, अगर उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया तो बच्चा लोग, अगर वो डिस्क्लोज उसने नहीं किया है एंड बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ सच नॉन डिस्क्लोजर या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज ही नहीं किया या जितना रिक्वायर्ड था उतना डिस्क्लोजर अगर उसने नहीं दिया, ठीक है, एंड बच्चा लोग उस वजह से ये डायरेक्टर ने, प्रमोटर ने, मैनेजर ने, अदर KMP ने क्या किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट रिसीव किया है, या उसके रिलेटिव ने कुछ बेनिफिट रिसीव किया है, तो बच्चा लोग इट शैल बी कंसीडर्ड दैट पर्सन, वो पर्सन जो है, वो पैसा जो उसको बेनिफिट रिसीव हुआ है, वो ऐसा माना जाएगा एज इफ दैट पर्सन इज होल्डिंग द बेनिफिट इंटरेस्ट फॉर द कंपनी, एंड उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, एंड ही शैल बी लायबल टू कंपेंसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम। सो दैट इज द पॉइंट, एंड देन 102 का ये पेनल्टी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी डायरेक्टर था, प्रमोटर था, KMP था, जिसने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपीज का, या फिर 5 times द अमाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम विच एवर इज हायर। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट हियर। आई होप दिस इज क्लियर, इफेक्ट्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। ठीक है, चलिए बाकी फिर होता है बात कोरम का, दैट इज 103। लेट्स सी व्हाट इज दिस कोरम फॉर मीटिंग्स। बच्चा लोग, एज यू नो, कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग, है ना, कि भाई मिनिमम कितने लोग चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। अगर मिनिमम जितने लोग बोले हैं अगर उतने प्रेजेंट है तो ही मीटिंग, वैलिड मीटिंग बोली जाती है, अदरवाइज नहीं। तो देखो, कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, राइट। चलो अभी फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। तो पहली बात, इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, तो इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। एक्चुअली आपके कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। अगर आपकी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट मोर देन 1000, मतलब कहना से अप टू 1000, यस, तो इस केस में कोरम इज 5 मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट, तो 5 इज द आंसर। अगर आपके पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 1000 बट अप टू 5000, मोर देन 1000 बट अप टू 5000, तो कोरम विल बी 15। अगर आपके कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड्स 5000, अगर 5000 से ज्यादा है तो कोरम कितना होगा, 30 मेंबर्स। हाउएवर याद रखना, ये 5, 15, 30 ये जो है यहाँ पे मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट। कैसे? पर्सनली प्रेजेंट, ओके, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। चलिए आगे, अगर यहाँ पे बोला है प्राइवेट कंपनी में अगर जनरल मीटिंग हो रही है तो व्हाट इज द कोरम, तो आंसर इज 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट। इजी,
2 मेंबर्स अगर पर्सनली प्रेजेंट है तो कोरम सेटिस्फाई हो रहा है, 2 मेंबर्स सिर्फ प्रेजेंट होना जरूरी है, दैट्स इट। तो यही बातें यहाँ पे भी लिखी है बच्चा लोग। एंड और एक बात याद रखना, SS2 क्या कहता है, SS2 कहता है कि भाई कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। मतलब कोरम जो है वो थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए। और एक बात समझो, अगर आपकी कंपनी जो है ना फ्रेंड्स, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करती है, कौन सा कैटेगरी को, इस कैटेगरी को, क्योंकि आपके कंपनी में मेंबर्स कितने हैं, नॉट मोर देन 1000, मतलब अप टू 1000 मेंबर्स आपके कंपनी में टोटल है। तो व्हाट इज कोरम फॉर योर कंपनीज जनरल मीटिंग, तो ऑब्वियसली आंसर इज 5, राइट। तो 5 आता है ना, बिकॉज आपकी कंपनी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है वो ठीक है, लेकिन आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि भाई जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोरम इज 8 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसा आपके कंपनी के कहां लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। बच्चा लोग, हमारे इस सेक्शन में क्या लिखा है, 5, बिकॉज अवर कंपनी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। एंड हमारे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कितना लिखा है, 8। तो हम क्या फॉलो करें, तो आंसर इज विच एवर इज हायर। क्या फॉलो करेंगे आप, विच एवर इज हायर। देखो यहाँ पे लिखा है कोरम प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स इज हायर देन गिवन इन द एक्ट, तो कोरम शैल कन्फर्म टू सच हायर रिक्वायरमेंट। तो जो हायर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, यस। फिर मेंबर्स नीड टू बी पर्सनली प्रेजेंट एट अ मीटिंग टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, ठीक है। एंड एक बात याद रखना, प्रॉक्सीज जो होते हैं, आप सबको पता है प्रॉक्सी क्या होता है, हम रिवीजन कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉक्सी को हम हमेशा क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं कोरम काउंट करते वक्त, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, 5 और मोर मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट, 15 और मोर मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट, 30 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। अरे प्रॉक्सी मेंबर थोड़ी है, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अच्छा, अगर आपकी कंपनी का मेंबर इज, अगर आपकी कंपनी का मेंबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आपकी कंपनी का मेंबर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, अगर इनमें से कोई भी आपके कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी आपके कंपनी के मेंबर हैं, तो बच्चा लोग क्या ये लोग आएंगे जनरल मीटिंग में जब सारे मेंबर्स आएंगे, नहीं। तो बच्चा लोग इनके बदले कौन आता है, इनके बदले आते हैं इनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। कौन आता है, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। बात समझ में आ रहा है, यस। एंड इनके जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे मीटिंग अटेंड करने को, तो इट इज इक्वल टू एज इफ ये खुद आए हैं, इट इज इक्वल टू एज इफ ये खुद तीनों प्रेजेंट है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट वो तो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो तो आ नहीं सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आ सकते, गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं आ सकते, तो इनके कौन आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे मीटिंग अटेंड करने को। एंड इनके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं दैट इज इक्वल टू एज इफ वो खुद प्रेजेंट है, बिकॉज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज डीम्ड टू बी द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली यस, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ये अटेंड करेंगे मीटिंग इनके बिहाफ पे, राइट। बच्चा लोग, व्हाट इफ ये रिप्रेजेंटेटिव भी मीटिंग में आ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, जिसको अपॉइंट किया है एज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, वो अगर मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। आप सबको पता है कौन अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी, मेंबर्स कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, राइट। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये खुद नहीं आ पा रहे हैं, ये कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, राइट। अगर ये नहीं आ पा रहे हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, अगर ये नहीं आ पा रहे, तो कैन दिस पर्सन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। मतलब ये खुद, इसको किसी और ने अपॉइंट किया है कि तू हमारे बिहाफ पे एक्ट कर, और ये क्या कर रहा है, ये खुद दूसरे को भेज रहा है, मतलब ये खुद प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, तो आंसर इज यस, क्योंकि दिस पर्सन इज डीम्ड टू बी द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मतलब एक बात याद रखना, दिस पर्सन एंजॉयज ऑल द राइट्स ऑफ अ मेंबर। जो कंपनी का मेंबर होता है वो सारे राइट्स ये भी पर्सन एंजॉय करता है। कौन, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे राइट्स एंजॉय करता है। तो जैसे एक मेंबर अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी को, वैसे ये भी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बात बता दी, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, समझो टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, PQR लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, PQR लिमिटेड। ये आप देख रहे हो, ये 5 कंपनीज है, करेक्ट? 5 कंपनीज है। आपको पता है ये पांचों कंपनीज MS लिमिटेड के मेंबर है। ये कंपनी मेरे कंपनी का कौन है? मेंबर है। लेकिन आप समझ रहे हो, मेरे कंपनी का जब जनरल मीटिंग होगा तो क्या ये कंपनीज खुद प्रेजेंट हो पाएगी? नहीं। तो ये लोग किसको भेजेंगे? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, ठीक है? अब पता है क्या हुआ, मेरे कंपनी में जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए व्हाट इज द कोरम? तो बच्चा लोग, मेरे कंपनी में जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोरम आ रहा है, आंसर इज 5, ठीक है? अब हुआ क्या पता है आपको, हमने क्या बोला था? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अगर प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू एज इफ वो कंपनीज खुद प्रेजेंट है, ऐसा बोला था कि नहीं? बिकॉज देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, दैट पर्सन इज डीम्ड टू बी द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, राइट? तो भी ये पांचों कंपनी ने क्या किया पता है? सेम आदमी को, किसको? मिस्टर काजू को ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाया। पांचों कंपनी ने एक ही आदमी को बना दिया ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और ये बंदा अकेला मेरे जनरल मीटिंग में आके बैठा था, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आया है दैट इज इक्वल टू वो सारे कंपनीज आए हैं, करेक्ट? तो ये आया है दैट इज इक्वल टू वो सारे कंपनीज पर्सनली प्रेजेंट है, ऐसा माना जाएगा, है कि नहीं? ऐसा माना जाएगा। तो बच्चा लोग, अगर ये अकेला आता है दैट इज इक्वल टू 5 कंपनीज प्रेजेंट है, यस, तो क्या इसको मैं ऐसा समझ सकता हूं कि ये आया है मतलब 5 मेंबर्स प्रेजेंट है? तो ऐसा भले समझो, लेकिन बच्चा लोग, अगर ये खुद अकेला वहां पे आया हुआ है मतलब 5 कंपनीज प्रेजेंट है, ऐसा अज्यूम्ड है, राइट? तो क्या ये अकेला बंदा कोरम को सेटिस्फाई करेगा? बिकॉज मेरे कंपनी के लिए कोरम इज 5, समझ में आ रहा है? कोरम की रिक्वायरमेंट इज 5। तो अब मुझे बताओ, ये अकेला आया है दैट इज इक्वल टू एज इफ 5 मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट, कैन वी कंडक्ट द मीटिंग विद दिस अलोन पर्सन? तो आंसर इज नो। माना ये 5 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बच्चा लोग, अगर इस तरीके से ये अकेला आएगा तो इसको हम कोरम कंसीडर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन नॉट फॉर्म अ कोरम बाय हिमसेल्फ, ओके? एटलीस्ट और एक पर्सन पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। माना ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट, समझ में आ रहा है? तो और एक जन एटलीस्ट चाहिए तो मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज मीटिंग नहीं हो सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अ सिंगल मेंबर प्रेजेंट कैन नॉट बाय हिमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। इजी? यस, तो ये सारी बात है। और मैंने आपको बोला पर्सनली प्रेजेंट में एक्सक्लूड होगा प्रॉक्सी, मतलब पर्सनली प्रेजेंट मतलब मेंबर खुद प्रेजेंट होना चाहिए, एंड वो ऑनलाइन तरीके से प्रेजेंट होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है? तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पर्सनली प्रेजेंट मीन्स व्हाट, ठीक है? चलिए आगे, यही बॉडी कॉर्पोरेट्स के बारे में यहाँ पे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट? बच्चा लोग, अगर कोरम इज नॉट प्रेजेंट, हम इंतजार करेंगे हाफ एन आवर का, मीटिंग का जो टाइम था उससे हाफ एन आवर तक इंतजार करेंगे, एंड अगर कोरम प्रेजेंट नहीं था तो मीटिंग क्या हो जाएगा? मीटिंग शैल स्टैंड एडजॉर्न टू सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक। समझ में आ रही बात? यस। और टू सच अदर डेट टाइम प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा, मतलब मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद है ना, अगर मीटिंग बुलाई है किसने? मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्वेशनिस्ट देमसेल्व्स, तो उस केस में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है ना, तो मीटिंग सीधा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो वहां पे मीटिंग एडजर्न नहीं होती है, मीटिंग सीधा कैंसिल होती है। फाइन। सो दिस वाज योर 103। नाउ वी गो टू 104, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, राइट? बच्चा लोग, आप सबको पता है हर एक मीटिंग का एक चेयरमैन होना चाहिए, राइट? हर एक मीटिंग का एक चेयरमैन होता है, राइट? सो यहाँ पे आप देख रहे हो, अनलेस आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड, मतलब हु विल बी द चेयरमैन? तो बच्चा लोग, आर्टिकल्स में जो लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा होगा, वो पर्सन चेयरमैन होगा, राइट? अच्छा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे मीटिंग में शाल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन ऑन शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स करके वो लोग क्या करेंगे? एक पर्सन को चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे आपस में से किसी एक को। इजी? यस। तो मतलब चेयरमैन तो होना जरूरी है। तो कोई तो एक मीटिंग का चेयरमैन होगा जिसको नाम आर्टिकल्स में लिखा होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे
उन्हीं में से किसी एक को चेयरमैन इलेक्ट किया जाएगा बाय वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। इजी। आगे, अगर हमने पोल वाली वोटिंग डिमांड की है, आपको पता है व्हाट इज वोटिंग बाय पोल? 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट, ठीक है। तो अगर हमने पोल डिमांड किया, वोटिंग बाय पोल फॉर इलेक्टिंग चेयरमैन, तो क्या होगा? तो इट शैल बी टेकन फॉरविथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एंड चेयरमैन इलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड्स शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ मीटिंग until the such other person is elected as the chairman as a result of poll, and such person shall be the chairman for the rest of the meeting। मतलब चेयरमैन जिसको अपन ने अपॉइंट किया था बाय शो ऑफ हैंड्स वो तो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जब तक वोटिंग बाय पोल से कोई दूसरा अपॉइंट ना हो जाए तब तक ये बंदा तो कंटिन्यू करेगा। फिर यहाँ पे बच्चा लोग दिया हुआ है, अगर अपन ने चेयरमैन को इलेक्ट किया, what if chairman is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting? 15 मिनट हो गए मीटिंग के टाइम को होकर, लेकिन चेयरमैन जो है वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, या फिर ही इज नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, या फिर और इफ नो डायरेक्टर हैज बीन सो डेजिग्नेटेड, तो उस केस में क्या होगा? आप देख रहे हो चेयरमैन आया है लेकिन ही इज नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ चेयरमैन, या फिर किसी भी डायरेक्टर को ऐसा डेजिग्नेट नहीं किया है कि भाई तू चेयरमैन बन जाना, तो क्या करेंगे? तो उस केस में जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग। तो डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट होंगे उनमें से किसी एक को अपन क्या कर लेंगे? चेयरमैन बना लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे देखो क्या बोला है फ्रेंड्स, इफ नो डायरेक्टर इज प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, या फिर डायरेक्टर जो है इज नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ चेयर, तो फिर कौन बनेगा चेयरमैन? तो उस केस में मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे बाय शो ऑफ हैंड्स किसी एक को बना लेंगे चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। फिर चेयरमैन के यहाँ पे ड्यूटीज एंड ऑल एक्सप्लेन किया। आप सबको पता है चेयरमैन का काम क्या है? चेयरमैन का काम है टू डिक्लेयर वेदर द रेजोल्यूशन इज पास्ड और नॉट। चेयरमैन का काम है टू अनाउंस द एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, है कि नहीं? ये सारे चेयरमैन के ड्यूटीज होते हैं। फिर टू प्रोवाइड हिज कास्टिंग वोट, राइट, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वोटिंग बाय पोल, ये सारे उसके काम है, करेक्ट। चलिए आगे बोला है प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। आपको पता है फ्रेंड्स, जनरल मीटिंग अगर आप बात कर रहे हो ना, तो जनरल मीटिंग में अपन और एक बात करते हैं, दैट इज सेक्शन 146 ऑफ द एक्ट, जिसमें अपन बात कर रहे हैं। आपको पता है अपन ने जब नोटिस की बात की थी 101 में, क्या बोला था अपन ने? किस किस को जाएगी नोटिस? कंपनी के मेंबर्स को जाएगी जनरल मीटिंग की नोटिस, ऑडिटर्स को भी जाएगी और डायरेक्टर्स को भी जाएगी। ऑडिटर्स को भी जाएगी, यस, बिकॉज सेक्शन 146 ऑफ द एक्ट सेज दैट कि जो ऑडिटर्स होते हैं उनको जनरल मीटिंग में क्या है? अटेंड करने का राइट है। या तो ऑडिटर्स खुद आएंगे, दैट इज आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, या तो वो खुद आएंगे या किसी को भेजेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अच्छा, जिसको भी भेज रहे हैं दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर, ठीक है। तो इस तरीके से बात है। इसी तरीके से देखो आप सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है वो भी आ सकते हैं, राइट, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए। फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर या फिर उसके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये सब लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इतना ही सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको समझता है सेक्रेटरियल ऑडिटर मतलब कौन है? PCS, प्रैक्टिसिंग CS, मेंबर ऑफ ICSI। आगे प्रॉक्सी 105, इसको अपन ने क्लास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ लिया था, कवरिंग एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन द मॉड्यूल। लेकिन आप सबको पता है प्रॉक्सी मतलब कौन? अगर मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? वो किसी और को भी भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए उसके बदले, राइट। सो पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी, इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी। समझ में आया? यस, प्रॉक्सी इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ एजेंट ऑफ द मेंबर, राइट। मेंबर के बदले वो एक्ट कर रहा है, इसीलिए इजी है। एंड 105 सेक्शन जो है वो डील करता है प्रॉक्सी के रूल से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे सवाल है, हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी? तो फ्रेंड्स जवाब ये है, यहाँ पे बोला है एनी मेंबर ऑफ कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग एंड वोट एट द मीटिंग इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एज अ अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। आपको समझा? वो पर्सन जो मीटिंग में अटेंड करने का राइट रखता है, मीटिंग में वोट करने का राइट रखता है,
वो क्या कर सकता है, वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। इजी, यस। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या बोला है, मेंबर कैन अपॉइंट वन और मोर प्रॉक्सीज ऑल्सो टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप जिसको प्रॉक्सी बना रहे हो, जिसको आप मीटिंग में भेज रहे हो, उसका कंपनी का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। प्रॉक्सी जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं होगा तो भी चलेगा। बात समझ में आया? प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी। However, if you talk about सेक्शन 8 कंपनी, बच्चा लोग अगर आप सेक्शन 8 कंपनी की बात करोगे तो उस केस में मेंबर जिसको प्रॉक्सी बना रहा है, दैट पर्सन नीड टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी। उस केस में प्रॉक्सी शाल बी द मेंबर ऑफ कंपनी। इन जनरल जिसको आप बना रहे हो प्रॉक्सी की तरह भेज रहे हो, वो मेंबर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी। इजी है। अच्छा, एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? एक पर्सन कितने लोगों के बदले मीटिंग में जाके समोसा खा सकता है? तो बच्चा लोग आंसर इज अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 मेंबर्स। कितना बोला? फॉर मैक्सिमम 50 मेंबर्स, नॉट एक्सीडिंग 50, इट्स मैक्सिमम 50 प्लस खाली नंबर ऑफ मेंबर्स तो ठीक है, मतलब आप 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हो मीटिंग में एज अ प्रॉक्सी, तो मैक्सिमम 50 समोसे खा सकते हो मीटिंग में। समझ में आ रही है बात? लेकिन सुन, और एक बात है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स, यू ऑल्सो हैव टू सी देयर होल्डिंग। यस, उनका जो होल्डिंग है एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी हैविंग वोटिंग राइट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स आपको देखना है 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो यू हैव टू सी, समझो फॉर एग्जाम्पल यू रिप्रेजेंटिंग 40 पीपल, चलेगा? चलेगा। 40 लोगों को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर ऑफ मेंबर्स को तो चलेगा, लेकिन वो 40 जो है, बिकॉज लिमिट तो 50 का है ना, लेकिन 40 जो है उनका आपको होल्डिंग भी तो देखना पड़ेगा। उनका होल्डिंग जो है वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप 40 के भी नहीं बन सकते, कम के करो और कम करो और कम करो। तो हमने 35 का चेक किया, 35 चलता है, हाँ, क्योंकि 50 का लिमिट है, लेकिन उनका होल्डिंग कितना है? होल्डिंग इज मोर देन 10%, तो फिर तो नहीं चलेगा। तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मेंबर्स की भी और उनके होल्डिंग की भी। ठीक है, दिस इज द लिमिट। आगे, व्हाट इफ बच्चा लोग अगर एक ही ऐसा मेंबर है, अगर एक ही ऐसा मेंबर है जिसका अकेले का होल्डिंग इज मोर देन 10% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसके अकेले का होल्डिंग कितना है? मोर देन 10% का अकेले के पास है। आप समझ रहे हो आपने ऊपर क्या बोला था? आप जितने भी लोग का प्रॉक्सी बन रहे हो उन सबका मिलाकर 10% से ज्यादा का होल्डिंग नहीं होना चाहिए, करेक्ट? लेकिन इधर क्या बोल दिया? अकेले आदमी के पास लेट्स से 20% ऑफ कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जितना अगर होल्डिंग है, 20% अकेले के पास है, अकेले के पास मोर देन 10%, तो क्या होगा? तो बच्चा लोग इन सच केस ये तो कभी प्रॉक्सी अपॉइंट कर ही नहीं पाएगा। इफ यू सी दिस रूल्स, कभी अपॉइंट ही नहीं कर पाएगा ना। मतलब अगर ये मीटिंग में नहीं जा सकता, ये मेंबर है ऑब्वियसली, अगर ये मीटिंग में नहीं जा सकता तो ही कैन नॉट सेंड एनीवन एल्स, राइट? बट बच्चा लोग ऐसा नहीं है, इधर अलाउ किया है। अगर सिंगल पर्सन अपॉइंट इज हैविंग मोर देन 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, तो बच्चा लोग इन दैट केस ही कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, बट दैट प्रॉक्सी नीड टू बी अ सिंगल प्रॉक्सी। मतलब फिर वो पर्सन, ये जिसको भी प्रॉक्सी बनाएगा, वो पर्सन फिर और दूसरे किसी का प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। एंड हाउएवर, अगर प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड फॉर मोर देन 50 मेंबर्स ऑल्सो, तो ही शैल चूज एनी 50 मेंबर एंड कंफर्म द सेम टू द कंपनी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फॉर इंस्पेक्शन। सो आप मैक्सिमम 50 के बन सकते हो, इतना यहाँ पे बोला है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो कोई डाउट इसमें बच्चा लोग? सब एकदम क्लियर है आई होप। चलिए, बाकी इधर सब राइट्स के बारे में बोला है। अच्छा, डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी। तो बच्चा लोग प्रॉक्सी जो है उसको मीटिंग में स्पीकने का राइट नहीं है, मतलब नो राइट टू स्पीक, जस्ट किडिंग। एंड ही हैज नो राइट टू वोट ऑल्सो। प्रॉक्सी वोट कर भी सकता है, लेकिन बच्चा लोग ही कैन वोट ओनली बाय पोल। प्रॉक्सी हैज राइट टू वोट बट ओनली बाय पोल। ठीक है। अच्छा, क्या प्रॉक्सी को कोरम में काउंट करते हैं? तो आंसर इज नो, नॉट काउंटेड इन कोरम। ठीक है, आगे। हावेवर बच्चा लोग आपको पता है प्रॉक्सी के पास एक राइट है कि ही कैन डिमांड वोटिंग बाय पोल।
दैट इज सेक्शन 109 जो अपन बात करते हैं वोटिंग बाय पोल, जिसमें अपन बात करते हैं पता है वोटिंग बाय पोल मतलब कैसा होता है, यू हैव टू डिमांड दैट वोटिंग। तो उसमें प्रॉक्सी कैन ऑल्सो डिमांड कि भाई वोटिंग करो, कैसे, पोल से। क्यों पोल से? बिकॉज ही कैन वोट ओनली बाय पोल। तो जब सारे मेंबर्स डिमांड करेंगे तब ये भी डिमांड कर सकता है। फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बोला है, करेक्ट, क्या बोला है देखो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such person is also a member of such company। आपको समझा इसका मतलब? मैंने आपको ऊपर भी तो बताया था कि भाई सेक्शन 8 कंपनी में आप किसको बना सकते हो प्रॉक्सी? उसी को बना सकते हो जो कंपनी का मेंबर है, बाकी किसी को भी नहीं। एनी नॉट मोर देन 50 मेंबर्स, ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। सारे मेंबर्स जिसको आप प्रॉक्सी बन रहे हो उसका होल्डिंग मोर देन 10% नहीं होना चाहिए। इधर वापस रिपीट हुआ है यही बात है, ठीक है, वो मैक्सिमम वाली। आगे, अगर अब मैं मेंबर हूँ, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, तो बच्चा लोग मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो मैं कभी इन्फॉर्म करूँगा? मैं सीधा किसी भी पर्सन को मीटिंग में भेज दूंगा क्या बिना बोले? नहीं, मुझे एडवांस में बताना पड़ेगा कंपनी को कि मेरे बदले कौन आएगा, मेरे बदले समोसा कौन खाएगा। समझ में आया? यस। तो उसके लिए मुझे कैसे बताना पड़ेगा और कब बताना पड़ेगा? तो बच्चा लोग आई विल हैव टू सबमिट फॉर्म MGT 11 टू द कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। मुझे बताना पड़ेगा एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, ठीक है। एंड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स रिक्वायरिंग अ लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स shall have effect as if 48 hours had been specified। मतलब अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि नहीं भाई 48 आवर्स पहले नहीं, आप एटलीस्ट 60 आवर्स पहले बताओ कि आपके बदले कौन आएगा प्रॉक्सी। तो बच्चे लोग अगर ज्यादा लिखा है ना आपके आर्टिकल्स में तो भी आपको 48 आवर्स ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, डन। सो दैट इज द पॉइंट हियर। तो MGT 11 जो है वो हम लोग फाइल करेंगे। आगे अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रॉक्सी, तो आप इसको कभी सबमिट करोगे, प्रॉक्सी के रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन रखता है, राइट, उसी के यहाँ पे रूल्स हैं। एंड MGT 11 आई टोल्ड यू, प्रॉक्सी का ये जो रिकॉर्ड है उसको इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? तो ऑब्वियसली हर एक मेंबर कंपनी का जिसको वोट करने का राइट है, ठीक है, यस, एट द मीटिंग ऑफ अ कंपनी और ऑन एनी रेजोल्यूशन टू बी मूव दैट is entitled to inspect the proxies lodged with the company। प्रॉक्सी के रिकॉर्ड्स को कंपनी का हर एक मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। कब? बच्चा लोग यहाँ पे इसके कुछ प्रोसीजर है कि अगर आप प्रॉक्सी के रिकॉर्ड्स को, मतलब जिन जिन लोगों ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, कंपनी उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा, है कि नहीं? यस। तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा बच्चा लोग, उस रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या आपको एडवांस में पहले बताना पड़ेगा? यस, you need to inform at least 3 days notice in writing to the company। एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको एडवांस में बताना पड़ेगा, ठीक है, आपको नोटिस देनी पड़ेगी कंपनी को एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग टाइम। एंड इंस्पेक्शन आप कब कब कर सकते हो? एटलीस्ट 3 days पहले बोला, मतलब और भी एडवांस में दे सकते हो क्या? हाँ। एंड इंस्पेक्शन करने आप कब जा सकते हो? आप इंस्पेक्शन करने जा सकते हो पहली बात ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, दैट इज 9 AM to 6 PM के बीच में आप जा सकते हो, इट इज अलाउड, ठीक है, दिस इज वन थिंग। एंड बच्चा लोग इंस्पेक्शन खुला रहेगा कब तक? मीटिंग के 24 घंटे पहले तक। मतलब मीटिंग का जो टाइम है उसके 24 घंटे पहले दरवाजे बंद हो जाएंगे, समझा? मतलब मीटिंग से 24 घंटा पहले तक आप आके इंस्पेक्ट करके जा सकते हो। वो भी कैसे? 3 days एडवांस नोटिस देने के बाद, समझ रहे हैं? मीटिंग के 24 घंटा पहले मैदान साफ रहना चाहिए, कोई आने का नहीं इंस्पेक्शन करने को। हम तैयारी कर रहे होते हैं मीटिंग की, यार सब चेयर वेयर बिछाएंगे, मेंबर्स लोग आएंगे, सबका समोसा वमोसा डायरेक्टर लोग बनाएंगे, ऐसे समझ रहे, निकालेंगे गरम गरम, इधर सब बांध के। कोई डायरेक्टर क्या कर रहा है? चटनी पीस रहा है, कोई डायरेक्टर क्या है? वेफर्स लाने को, पेपर लाने को, समझ रहे, तैयारी चालू है। तो 24 घंटे पहले दरवाजे बंद हो जाएंगे, 24 घंटे पहले दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके पहले आप आओ, उसके बाद नहीं चलेगा। वो भी कब आने का? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली। वो भी कैसे? 3 days की एडवांस नोटिस देने के बाद। ईजी है, यस। आगे बच्चा लोग यहां पे देखो क्या बोला है, अ फ्रेश रिक्वेस्ट कंफर्मिंग टू द अबव रिक्वायरमेंट शैल बी गिवन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी इन केस द ओरिजिनल मीटिंग इज एडजॉर्न्ड। अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हो प्रॉक्सी के रिकॉर्ड्स का विच इज लॉन्च्ड विद द कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर मीटिंग, एंड अब वो मीटिंग एडजर्न हो गई है,
तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो मीटिंग एडजर्न हो गई है उसके लिए नाउ इफ यू वांट टू स्टिल इंस्पेक्ट यू नीड टू गिव द फ्रेश रिक्वेस्ट, दैट इज वो 3 डेज पहले जो बोला है नोटिस देने को आपको फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। समझो फॉर एग्जांपल किसी मेंबर ने क्या किया, किसी मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया मीटिंग में भेजने के लिए, करेक्ट। तो अभी मीटिंग में कौन जाएगा, प्रॉक्सी जाएगा ना, लेकिन मेंबर खुद ही आ गया, मेंबर खुद ही आ गया, तो क्या होगा, कम ऑन, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी अगर मेंबर खुद ही पहुंच जाता है मीटिंग में तो बच्चा लोग वो प्रॉक्सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवोकेशन, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा प्रॉक्सी का। ठीक है, तो प्रॉक्सी का रिवोकेशन हो गया तो अब मेंबर जो आया है वो कंसीडर किया जाएगा एज फाइनल, प्रॉक्सी रिवोक हो गया। लेकिन एक बात याद रखना कि भाई प्रॉक्सी को अपॉइंट किया था, प्रॉक्सी मीटिंग में आया, मेंबर भी मीटिंग में आया, दोनों अलग अलग गेट से आए, 2 जन आए, आप समझ रहे हो। तो अपन ने क्या बोला, अगर मेंबर खुद आ जाएगा तो प्रॉक्सी विल बी रिवोक्ड, करेक्ट। लेकिन बच्चे लोग पता है क्या हुआ इधर, अगर एक साइड मेंबर आया है और उसने प्रॉक्सी भी अपॉइंट किया था तो वो तो आया ही है, समझो आप, मतलब मेंबर आया, लेकिन मेंबर जब आया तो उसने क्या देखा, प्रॉक्सी ने ऑलरेडी समोसा खा लिया है, मतलब प्रॉक्सी ने ऑलरेडी वोट डाल दिया है मीटिंग में, तो नाउ सच प्रॉक्सी कैन नॉट बी रिवोक्ड। वंस द प्रॉक्सी हैज कास्टेड हिज वोट तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, तो ये रिवोक नहीं हो सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे समझो हमने प्रॉक्सी अपॉइंट किया फॉर अ पर्टिकुलर मीटिंग एंड नाउ दैट मीटिंग इज एडजर्न, मीटिंग एडजर्न हो गई, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक अब मीटिंग होने वाली है, तो मैं तो मीटिंग में जाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था, समझ रहे हैं। नाउ दैट मीटिंग इज एडजर्न, बच्चा लो मीटिंग एडजर्न हो गई है, तो पता है क्या हुआ, अभी मीटिंग इज एडजर्न, तो वो एडजर्न मीटिंग के लिए में भी मैं नहीं जाने वाला, मैं प्रॉक्सी को भेजने वाला हूँ, तो क्या मुझे फिर से MGT 11 फाइल करना पड़ेगा फॉर दैट एडजर्न मीटिंग में जिसको मैं भेज रहा हूँ उसके लिए, तो आंसर इज नो। बच्चा लोग आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने if a proxy had been appointed for a original meeting and if such meeting is adjourned, तो proxy given for the adjourned meeting revokes the proxy given for the original meeting, ठीक है, and provides that a proxy later in date revokes any proxies dated prior to such proxy। मतलब यहाँ पे कैसा बात हो रहा है पता है, एक तो मैंने आपको अभी भी रूल बताया वो फाइनल, एंड दूसरा बच्चा लोग अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज आर अपॉइंटेड तो क्या होगा, अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज अपॉइंट हुआ है तो लेटेस्ट वाला जो रहेगा उसको अपन कंसीडर करेंगे, लास्ट डेटेड विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल, ठीक है, बिफोर द मीटिंग। जो लेटेस्ट मतलब मिस्टर ए को भी अपन ने अपॉइंट किया, फिर मिस्टर बी को भी अपॉइंट किया, मिस्टर सी को भी अपॉइंट किया, मिस्टर डी को भी अपॉइंट किया, तो किसको वाले को अपन कंसीडर करेंगे एज फाइनल, तो आंसर इज लास्ट डेटेड वाले को, लेटेस्ट वाले को। हाँ, लेकिन वो लास्ट डेटेड जो रहेगा दैट शुड बी 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, वो बात भी याद रहे, ठीक है, बात समझ में आया, यस। एंड अगर सेम डेट पे रहेगा तो मोर देन 1 प्रॉक्सी अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट, तो यू विल सी द टाइम स्टैम्प, लेटेस्ट वाले को अपन फाइनल वहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। चलो फ्रेंड्स, सो प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, तो बच्चा लोग प्रोसेस जो होता है जनरल मीटिंग कंडक्ट करने का, तो आपको पता है जनरल मीटिंग कंडक्ट करने से पहले क्या होता है, बोर्ड मीटिंग होता है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं चीज़ों को, बोर्ड ने अप्रूव कर लिया, नाउ दे गो फॉर अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग में मेंबर्स का अप्रूवल लेने वो लोग बाद में जाते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस बोला है तो आप सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं अच्छे से, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, एज यू नो। यहाँ पे देखो पहले कैसे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे बताया है। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, बोर्ड में रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद अपन जनरल मीटिंग की नोटिस देंगे, फिर जनरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे, राइट, फिर यस जनरल मीटिंग का रिपोर्ट बनाएंगे, शॉर्ट नोटिस पे होगा तो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे हैव गिवन, बट एज यू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक, तो यू कैन अच्छे से एक बार इसको आप गो थ्रू सिर्फ कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज वोटिंग एंड टाइप्स ऑफ वोटिंग, ठीक है। इसमें भी प्रोसेस दिए हैं, तो प्रोसेस एज यू नो एज अ रिविजन क्लास, तो आपको प्रोसेस एक बार अच्छे से रीड करना है सिर्फ, बाकी सेक्शंस अपन कवर करेंगे। सबसे पहला आता है 106, आपने देखा लास्ट व्हाट वी डिड दैट वाज 105, रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट। 106, क्या मेंबर के वोटिंग राइट्स पर कभी रेस्ट्रिक्शन आता है, तो बच्चा लोग आंसर इज नो। Articles of company may provide that member shall not exercise any voting right in respect of any shares registered in his name on which any calls or other sums
that is presently payable by him have not been paid or on which company has exercised any right or lien. देखो ये जो इन्होंने लिखा है ये एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज नो मेंबर कैन बी प्रोहिबिटेड फॉर एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट ऑन एनी अदर ग्राउंड. मतलब मेंबर्स के वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन आ सकता है सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशन में, ठीक है. बाकी कभी भी वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? यस. तो आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइड, आप समझ रहे हो, वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन आ सकता है अगर आपके कोई कॉल मनी पे करना बाकी है, ठीक है, वो आपने पे नहीं किए हैं, ठीक है, या फिर आपके शेयर्स पर राइट लियन एक्सरसाइज किया गया, मतलब राइट एक्सरसाइज किया गया है तो भी. तो ये दो चीज़ों को छोड़कर अदरवाइज कभी भी किसी भी मेंबर का वोटिंग राइट अफेक्ट नहीं होता है. फिर यहाँ पे शुरू हो रहा है बच्चा लोग टाइप्स ऑफ वोटिंग 107, दैट इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स. ये एक टाइप का वोटिंग है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स. चलो पिकनिक कौन कौन चल रहा है, सारे बच्चे हाथ उठाइए, सब लोग ऐसे हाथ उठा देते. तो अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीपल गिन के आगे बढ़ते हैं. ये बहुत ही कॉमन तरीका होता है वोटिंग करने का, करेक्ट. जब भी दूसरे टाइप्स ऑफ वोटिंग एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जैसे जब भी सेक्शन 108, 109 इज नॉट एप्लीकेबल, तब बच्चा लोग ये 107 इज एप्लीकेबल. तब जनरली मीटिंग में वोटिंग कैसे होता है, बाय शो ऑफ हैंड्स होता है. इसमें कैसे कंसिडर होता है, कितने वोट्स काउंट होते हैं, क्योंकि मैंने जब पूछा पिकनिक कौन कौन लोग चलेंगे तो बहुत सारे बच्चे दोनों हाथ उठा लेंगे. तो क्या इनके अपन दो वोट काउंट करेंगे? नहीं, इनके अपन एक ही वोट काउंट करेंगे, बिकॉज शो ऑफ हैंड्स मतलब वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर इज इक्वल्स टू वन वोट. ये कंसिडर होता है. यहाँ पे दोनों हाथ उठा लोगे तो भी अपन मेंबर गिनेंगे, आपके हाथ नहीं, ठीक है. सो या आगे नेक्स्ट इज बच्चा लोग यहाँ पे क्या बोला, देखो वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, दैट इज सेक्शन नंबर 108. ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, बहुत ही ये कॉमन है आज. तो व्हेन डू वी टॉक अबाउट ई वोटिंग, तो बच्चे लोग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ई वोटिंग हमें याद आता है रूल नंबर 20 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014. ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है. सो बच्चा लोग कौन कौन से केस में ये अप्लाई होता है. सो द प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज फॉर द पर्पस आर ऑल कंपनीज जिसके इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी शेयर्स जिसके लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में वो, एंड कंपनीज जिसके मेंबर्स है कितने 1000 और मोर. ये जो होते हैं इनके ऊपर ई वोटिंग इज कंपल्सरी. समझ में आया? एंड द फॉलोइंग आर द कंपनीज आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी ई वोटिंग. ये सबके लिए क्या है, ऑप्शनल है. जैसे कंपनीज जिसके डिबेंचर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ डिबेंचर्स लिस्टेड है, प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, क्योंकि इक्विटी लिस्टेड होगा तो कंपलसरी हो जाएगा. आप देख रहे हो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स अगर लिस्टेड है आपके तो इट इज कंपलसरी, ठीक है, डन. दूसरा, कंपनीज जिसका कंपनी विच आर लिस्टेड ऑन SME ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप समझ रहे हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो भी आपके लिए ऑप्शनल है. फिर कंपनीज लिस्टेड ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो भी ऑप्शनल है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. तो ये ई वोटिंग की छोटी सी बात थी, ठीक है. तो कंपलसरी एंड ऑप्शनल इतना है आपको याद रखना है. रूल 20 याद रखो प्लीज, रूल 20. आगे फ्रेंड्स आप देख रहे हो छोटे छोटे जो मीनिंग यहाँ पे दिए होते हैं ना, कट ऑफ डेट, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम क्या होता है, रिमोट ई वोटिंग, सिक्योर्ड सिस्टम. बच्चा लोग आप प्लीज़ इसको, इट्स नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. आप प्लीज़ इसमें से कुछ भी इग्नोर मत करना, बिकॉज एग्जाम में इन्होंने ये भी पूछा था बहुत बार. इसके एक्सप्लेन कट ऑफ डेट, एक्सप्लेन दो टर्म वो लोग आपको दे देते हैं और ऐसे 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, 4 मार्क के लिए पूछ लेते हैं. तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस. फिर यहाँ पे आ गया बच्चा लोग ई वोटिंग का प्रोसीजर. तो एज आई टोल्ड यू प्रोसीजर अपने को एक बार अच्छे से सिर्फ गो थ्रू करना है, ठीक है. यस, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा, देखो ये किस तरीके से वोटिंग होती है पूरा. आगे आता है डिमांड फॉर वोटिंग बाय पोल. वोटिंग कैसे होगी यहाँ पे, पोल से होगी. सर ये पोल वाली वोटिंग क्या होता है, तो बच्चा लोग पोल वाली वोटिंग में 1 शेयर 1 वोट. शो ऑफ हैंड्स में कैसा था, 1 मेंबर 1 वोट था, इधर 1 शेयर 1 वोट, ठीक है. डिमांड फॉर वोटिंग बाय पोल. चलो तो फ्रेंड्स व्हाट इज दिस डिमांड फॉर वोटिंग बाय पोल, 1 शेयर 1 वोट. मतलब यहाँ पे आपको कितना वोटिंग राइट्स मिलेगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है,
कितना आपके पास होल्डिंग है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बच्चा लोग, ये जो टाइप है ना वोटिंग का, ये आपको डिमांड करना पड़ता है। किसके पास आप डिमांड करोगे? चेयरमैन के पास, मीटिंग के चेयरमैन के पास। फिर चेयरमैन ऑफ मीटिंग अगर चाहे तो एक्सेप्ट करेगा और वोटिंग करवाएगा बाय पोल। एंड बहुत बार क्या होता है, चेयरमैन जो होता है ना, वो खुद से भी ऑन इट्स ओन मोशन ही कैन डिमांड वोटिंग बाय पोल। You understood? Chairman of meeting on his own motion also he can demand this type of voting. तो बच्चा लोग चलिए देखते हैं। अभी एज आई टोल्ड यू हमें डिमांड करना पड़ता है। तो एक तो हो गया खुद से, वो चेयरमैन जो है मीटिंग का वही खुद से वोटिंग करवाएगा बाय पोल, या फिर दूसरा क्या ऑप्शन बोला मैंने आपको, यू हैव टू डिमांड, राइट। तो आप जब डिमांड करोगे तो कितने लोग डिमांड करेंगे तो काम होगा? तो दैट डिपेंड्स कि कंपनी आपकी कैसी है। इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल तो डिमांड शैड बी मेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन or by proxy, not less than 1/10 of the total voting power, or holding shares on which an aggregate sum of not less than 5 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed has been paid up. तो इतने लोग जो है बच्चा लोग वो क्या करने चाहिए आपको? आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या बोला? कंपनी विच इज हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब कौन डिमांड करेगा? मेंबर्स, समझ रहा है, इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, ठीक है, जिनका होल्डिंग कितना है यहाँ पे बोला है, हु आर हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं कितने का? नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इतने लोग अगर ऐसे मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वोटिंग बाय पोल हो जाएगा। दूसरा, इफ दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी मतलब विच इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहाँ पे शेयर होल्डिंग तो होगा नहीं, वहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल तो होगा नहीं, तो फिर तो वहाँ पे कौन डिमांड करेगा? तो डिमांड शैल बी मेड बाय एनी मेंबर और मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी। तो यहाँ पे अपन वो पेड अप शेयर कैपिटल वाला पार्ट हटा देंगे, सिर्फ वोटिंग राइट वाला पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे डिमांड शैल बी मेड बाय द मेंबर्स और प्रॉक्सी जिनके पास है नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, वो लोग यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। यस, फिर चेयरमैन उसको वैलिडेट करेगा डिमांड को कि भाई डिमांड एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। तो ये वो बात है, ठीक है। ये जो डिमांड है बच्चा लोग, ये कभी भी विड्रॉ भी हो सकती है बाय द पर्सन्स हु मेड द डिमांड। जिन्होंने डिमांड की वो खुद ही डिमांड को वापस भी ले सकते हैं। अच्छा, अब टाइम फॉर टेकिंग पोल एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, कितने टाइम में ये वोटिंग हो जानी चाहिए? समझो हमने डिमांड किया वोटिंग बाय पोल एंड हमारी डिमांड एक्सेप्ट हो गई, तो ये वोटिंग बाय पोल, वो पोल शाल टेक प्लेस, कितने टाइम के अंदर पोल हो जाना चाहिए, वोटिंग बाय पोल हो जाना चाहिए? तो आंसर इज नॉट लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम when the demand was made. आप समझ रहे हो? मतलब कहना है within 48 hours? Yes, within 48 hours from the time demand was made. लेकिन बच्चा लोग, अगर हमें डिसाइड करना है मीटिंग में कि भाई हमारे इस मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, हमारी ये मीटिंग को हमें एडजमेंट करना है कि नहीं करना है, अगर ये दो मैटर हम डिसाइड करने वाले हैं क्या करके? वोटिंग बाय पोल करके। तो बच्चा लोग इन दैट केस पोल कब होगा? पोल कब होगा? इमीडिएटली। तो इन सच केस पोल शैल टेक प्लेस इमीडिएटली, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम लिमिट की बात। आगे अगेन देखो यहाँ पे बच्चा लोग, दे हैव गिवन यू द प्रोसेस, पोलिंग प्रोसेस, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। एंड यस, और एक बात याद रखना, यहाँ पे स्क्रूटिनाइजर जो है वो अपॉइंट होता है। स्क्रूटिनाइजर मीन्स टू सी, सब चेक करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल को स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट किया जा सकता है कि भाई सब कुछ बराबर हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट मैनर में वोटिंग हो रही है कि नहीं, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, वैसा। फिर आता है सेक्शन 110, दैट इज पोस्टल बैलेट वाली वोटिंग। मीन्स व्हाट? इट इज़ नथिंग बट वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। बहुत सिंपल है, वोटिंग बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। अभी इसमें ऐसा है फ्रेंड्स, ये जो पोस्टल बैलेट है उसमें कुछ कुछ बिजनेस आइटम ऐसे हैं जो आप डिस्कस नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू डिस्कस बाय पोस्टल बैलेट। यू कैन सी, पोस्टल बैलेट से आप ये और ये ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। क्या है वो? एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, एंड दूसरा एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव राइट टू बी हर्ड एट एनी मीटिंग। ऑर्डिनरी बिजनेस आपको पता है वो चार चीजें जो अपन ने एजीएम में रिवाइज किया आगे, एंड दूसरा कोई भी बिजनेस विच इज जिसमें डायरेक्टर्स या ऑडिटर हैव राइट टू बी हर्ड एट एनी मीटिंग। मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स एंड ऑर्डिनरी बिजनेस यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट बाय पोस्टल बैलेट। However, there are few matters
which are allowed to be transacted by postal ballot. क्या क्या चीज़ें अलाउड है पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना, ये जो मोड है वोटिंग का, वोटिंग बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो उससे डिस्कस करना क्या क्या चीज़ें अलाउड है। तो वो सारी चीज़ें अलाउड है जो लिखी है रूल 22 में। कहाँ लिखी है? रूल 22 में। देखो ये रहा रूल 22 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट रूल्स 2014। तो ऑल दीज आर द मैटर्स, आप देख रहे हो ये सारे मैटर्स जो है ये सारे ये सारे डिस्कस करना अलाउड है। ये सारे मैटर्स आप देख रहे हो, चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी टाउन विलेज, ये मैटर अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बाय पोस्टल बैलेट। अल्टर AOA in relation to insertion or removal of provision related defining a private company, आप समझ रहे हो, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज एज प्रिस्क्राइब्ड, राइट, बायबैक ऑफ शेयर्स, इलेक्टिंग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये सारे मैटर्स जो है रूल 22 में बेसिकली जो चीज़ें आती है वो सारी आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं बाय पोस्टल बैलेट। फिर कुछ कंपनीज ऐसी है, फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। आप देख रहे हो ये कंपनीज को तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। क्या बोला है? एक तो 1 पर्सन कंपनी, मेंबर ही है क्या भाई, एंड दूसरा ऑल अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू 200 तक अगर मेंबर्स है तो भी, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आ गया बच्चा लोग आपका प्रोसीजर, तो इसको सिर्फ अच्छे से एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि पहले आप नोटिस देते हो मेंबर को, सारी बातें यहाँ पे अगेन स्टेप बाय स्टेप दी होती है, ठीक है। बट एनीवेज हम सारे सेक्शंस जो है वो तो कवर कर ही लेंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर 111, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, यस। तो बच्चा लोग आपको पता है कंपनी जब रिक्वेस्ट किया जाएगा राइटिंग में बाय द सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी शाल गिव अ नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ एनी प्रोपोज्ड रेजोल्यूशन intended to be moved in the meeting or circulate any statement with the respect of matters referred in the proposed resolution, ठीक है। अब बच्चा लोग आप देख रहे हो यहाँ पे कंपनी क्या करेगा, जब मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे तो कंपनी नोटिस दे देगा सारे मेंबर्स को ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन विच इज इंटेंडेड, मतलब विच इज प्रपोज्ड टू बी पास्ड इन द मीटिंग, ठीक है। लेकिन कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे और कब नोटिस दी जाएगी, तो आपको याद होगा अपन ने पहले डिस्कस किया था इसको, दैट इज यहाँ पे आपको मेन चीज देखनी है 2 weeks and 6 weeks, yes, within 6 weeks and otherwise it is 2 weeks, yes, 6 weeks and shall be deemed to be 2 weeks, sorry, here it is, yes। तो कब देनी है नोटिस, तो आप देख रहे हो in case the resolution requiring notice of a resolution not less than 6 weeks before the meeting notice देनी पड़ेगी, एंड कोई दूसरा रेजोल्यूशन होगा तो not less than 2 weeks before the meeting, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से आपको यहाँ पे 2 weeks और 6 weeks याद रखना है, राइट, एज वी डिड इन क्लास। आगे बच्चे लोग नेक्स्ट आता है मिनट्स बुक। तो मैंने ऑलरेडी आपको मिनट्स बहुत ही डिटेल में संजीवनी में रिवाइज करवाया है, सेक्शन 118, प्लीज़ उसको अच्छे से आप देख लो, उसके रूल्स भी मैंने आपको करवाए हैं, आप इसको कर सकते हैं। आप देख रहे हो न्यू सिलेबस के मॉडल में भी मिनट्स को यहाँ पे इतना कुछ डिटेल में दिया नहीं है, बिकॉज इसको बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो समराइज करके ख़त्म कर दिया है। फिर आता है रिपोर्ट ऑन AGM। बच्चा लोग ये बहुत ही काम का टॉपिक होता है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये मॉड्यूल में है इसीलिए मैनी पीपल गो फॉर शॉर्टकट्स, ये नोट्स वो नोट्स, तो बच्चा लोग ये सब शॉर्टकट्स के पीछे आपके बहुत सारा कंटेंट छूट जाता है, इसीलिए संजीवनी विद ICSI मॉडल बहुत ज़रूरी है। कम ऑन, रिपोर्ट ऑन AGM, ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना कंपनी में, इसका रिपोर्ट बनता है, यस। एंड आपको पता है इधर क्या बोला गया फ्रेंड्स, एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी यस shall prepare a report on each AGM of the company। हर एक AGM का रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, कौन सी कंपनी को? हर एक लिस्टेड कंपनी को। समझ में आ रही है बात? एंड ये रिपोर्ट बनाने के बाद उसे फाइल करना पड़ता है विद ROC, यस। कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म MGT 15 विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस। ये जो बनाया है बच्चा लोग रिपोर्ट, ये कौन से फॉर्मेट में आपको फाइल करना है ROC के पास? MGT 15 में विद इन 30 days
फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। याद रखो, कम ऑन वंस अगेन, कौन सी कंपनी? एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा? रिपोर्ट। किस पे रिपोर्ट बनाएगा? हर एक एजीएम पे रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। एंड रिपोर्ट बनाने के बाद वो फाइल करेगा आरओसी के पास इन फॉर्म नंबर MGT15 विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। रिपोर्ट के अंदर बच्चा लोग वो क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करेगा? तो रिपोर्ट के अंदर वो स्पेसिफाई करेगा बच्चा लोग, सबसे पहली बात, ये जो रिपोर्ट बनेगा ना, दिस इज नॉट मिनट्स बुक, दिस इज इन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। ये क्या है? एडिशन है मिनट्स का, मतलब मिनट्स तो बनेगा ही, उसके अलावा प्लस ये रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन एज यू नो, दिस इज ओनली फॉर द लिस्टेड कंपनी, ठीक है। फिर बच्चा लोग जो रिपोर्ट है इसको साइन करेंगे। इट शैल बी डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, एंड अगर वो साइन नहीं कर सकता तो बाय 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CS ऑफ द कंपनी। अब समझ रहे हो वापस से क्या बोला? हर एक लिस्टेड कंपनी को रिपोर्ट बनाना है हर एक एजीएम के ऊपर इन फॉर्म MGT15 एंड फाइल करना है आरओसी के पास विद इन 30 days, राइट। रिपोर्ट जो है एडिशन टू मिनट्स है, एंड इसको साइन करने का कौन साइन करेगा? चेयरमैन। वो नहीं कर सकता 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक होगा MD प्लस CS। चेयरमैन ये जो अपना रिपोर्ट है बच्चा लोग, वो क्या क्या चीजें कंटेन करेगा? रिपोर्ट शाल कंटेन द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या लिखा होगा? डे ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ मीटिंग, आवर ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, ठीक है। फिर चेयरमैन अपॉइंट हुआ था नहीं हुआ था, कितने मेंबर्स मीटिंग अटेंड कर रहे थे, कोरम प्रेजेंट था, इस बात को कंफर्म करना है। कंफर्म करना है इसमें कि भाई सारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो थे विथ रिस्पेक्ट टू कॉलिंग द मीटिंग, कन्वेइंग द मीटिंग, कंडक्टिंग द मीटिंग, ये सब कुछ कंप्लाइंस हुआ था। फिर क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ था मीटिंग में, ये भी इसमें लिखा होगा। फिर डिटेल्स विथ रिगार्ड टू एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग, चेंज इन द वेन्यू एंड एनी अदर पॉइंट्स विच आर रिलेवेंट टू बी इंक्लूड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट जो है वो एक इट कंटेन्स फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल बात है। अगर कंपनी फेल्स टू फॉलो दिस, इफ कंपनी फेल्स टू फाइल द रिपोर्ट, बच्चा लोग जो टाइम पीरियड यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उसमें अगर इन्होंने नहीं किया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगा 1 लाख रुपीस का, एंड उसके बाद भी नहीं सुधरे तो पड़ेगा फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज पर डे, ठीक है। यस, आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज, एंड इसका मैक्सिमम कितना है? 5 लाख रुपीज मैक्सिमम लगेगा। ये कंपनी का पेनल्टी हमने अभी अभी देखा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट? तो जो ऑफिसर ऑफ कंपनी इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगा नॉट लेस देन 25,000 रुपीज, एंड उसके बाद भी नहीं सुधरे तो पड़ेगा फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 पर डे, ठीक है, ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आपका पेनल्टी हो गया ऑफिसर इन डिफॉल्ट का, वेरी सिंपल। एंड देन आता है बच्चा लोग ड्यूटीज ऑफ CS बिफोर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग एंड एट द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये ऑलरेडी हमने बोर्ड मीटिंग चैप्टर में भी किया है। सिमिलरली इधर भी है कि भाई क्या करेगा CS बिफोर द मीटिंग, तो भी मीटिंग से पहले जो भी अपन ने पढ़ा, भाई नोटिस देना है, ये करना है, वो सारी बातें कंसिडर करेगा, राइट। मीटिंग में वो कोरम वोरम सब चेक करेगा, हेल्प द चेयरमैन टू कंडक्ट द मीटिंग, रीड आउट द रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर द मीटिंग वो क्या करेगा? सारे मिनट्स बुक का जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा वो फॉलो करेगा, राइट। यस, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। फिर आता है वर्चुअल मीटिंग्स। यस, ये भी हमने डिस्कस किया है बोर्ड मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग, यू नो व्हाट इट इज। लेकिन यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे वो आपको क्या पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू दिस एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स। इफ यू सी ऑल द पॉइंट्स, बच्चा लोग इधर आपको एक ही चीज समझ में आ रही है बार बार, क्या? एक तो आपका कॉस्ट बचता है इफ यू कॉल वर्चुअल AGM, एंड दूसरा आपका टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज इट इंक्रीजेज द शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन, राइट। ट्रैवल टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, बार बार आपको ये पॉइंट इधर देखने मिलेंगे, ठीक है। यस, फिर एडवांटेजेस जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको पूछ सकते हैं वो लोग, एंड ये भी पूछ सकते हैं डिफिकल्टीज इन होल्डिंग द वर्चुअल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स। क्या डिफिकल्टी है पता है आपको? सारे चीज में एक ही प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी फेलियर, और दूसरा मेंबर्स को टेक्नोलॉजी आना भी तो चाहिए। सारे मेंबर्स को आए ये बात जरूरी नहीं है, बाकी सब टेक्नोलॉजी के यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आर गिवन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बच्चा लोग आपका इधर ये चैप्टर जो है वो
कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। yes, तो आपके ICSI मॉड्यूल पूरा हो चुका है, जनरल मीटिंग्स का भी, यस। सो आई होप योर रिविजन्स इज गोइंग गुड, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सारे हो सके तो एग्जाम क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए पास्ट एग्जाम के, एवरी डे प्लीज कीप अ हैबिट टू राइट एटलीस्ट 1 आंसर इन अ डे, राइट। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। स्पेशली केस स्टडी क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे लोग सबको पता है, पहले यू हैव टू राइट द प्रोविजंस, देन यू हैव टू राइट द फैक्ट्स एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, राइट। अदरवाइज आपका यहाँ पे जनरल मीटिंग चैप्टर इज ओवर बचा लोग, राइट। सो keep studying, keep learning, keep watching Sanjeevani. We are always with you. Thank you so much. All the best.